जब बीरबल ने दुनिया को हंसाकर रुला दिया। बादशाह अकबर का दरबार सदैव रंगीन रहता था, न केवल सोने चांदी के दस्तारख्वानों की वजह से, बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले उन किस्सों और हंसी ठिठोली के कारण भी, जिनकी शुरुआत अकबर के दरबार में ही होती। पर किसी भी हंसी के पीछे कभी कभी ऐसा दर्द छिपा होता है जिसे समझने के लिए आंखों को नम होना पड़ता है। बीरबल उस तरह का शख्स था। उसका हंसना भी सिखाता और उसकी बातों में ऐसी तीखी सच्चाई रहती जिसने कई बार लोगों को हंसते हंसते रुला दिया। यह कहानी उन्हीं दिनों की है जब बीरबल की एक सीधी सी हंसी ने समूचे राज्य की धड़कन बदल दी। लोगों को हंसने की वजह भी मिली और रुलाने की वजह भी, पर आखिर में जो मिला वह था समझ और बदलती हुई दुनिया की हकीकत का सामना। वो सुबह कुछ अजीब सी थी। कचहरी की घड़ियां भी मानो कुछ और बताना चाहती थीं। अकबर ने दरबार में कहा कि आज किसी नई चुनौती का आयोजन होगा। नाटकीयता नहीं, पर एक तरह का सवाल जवाब जो दरबार के सदस्यों के विचारों को परखेगा। दरबारियों में शौक और उत्सुकता दोनों थे, पर बीरबल का चेहरा शांत था, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ मालूम हो। उसने अपने चिरपरिचित शॉल को कसते हुए कहा, जहां पनाह, आज जिस प्रश्न से आप लोकमन देखने की सोच रहे हैं, वह असल में जनता के दिल का एक तनाव है। हंसी तो उसे छू लेगी, पर वह हंसी ठीक उसी तरह होगी जैसे तेज हवा से पतझड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, सुंदर पर विदा की गारंटी के साथ। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। ठीक है, बता क्या रास्ता है? बीरबल चुप रहा। वह हमेशा की तरह भाषा का खेल नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी। जहां पनाह, लोगों को हंसाना आसान है, पर क्या हम उन्हें हंसाकर उनकी असल पीड़ा दिखा सकेंगे? मैं अपने तरीके से आज ऐसा करूंगा, दरबार से नहीं, आम जनता के सामने। अकबर ने ठहाका लगाया, पर उसके मन में जिज्ञासा की ज्वाला जल उठी। ठीक है, कर दिखाओ। वही दिन बीरबल शाही रथ पर नहीं बैठा। उसने अपने सादे कपड़े पहने और राजा रट्ठा का सब कुछ छोड़कर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में रंग बिरंगी आड़तें थीं, शिकारी से व्यापारी और हर तरफ हलचल। पर बीरबल का ठहरना किसी विशेष जगह पर हुआ, एक पुरानी चाय की दुकान के सामने, जहां लोग छोटी छोटी बातों पर बैठे तमाम किस्म के जुगलबंदी करते थे। वह चाय का प्याला हाथ में लिए लोगों से बातचीत करने लगा, पहले सामान्य, फिर धीरे धीरे किसी मजाक की तरफ ले जाकर। उसके मजाक में वैसा ही जादू था जो किसी कठोर पत्थर पर पानी टपकने से होता है, धीरे धीरे लेकिन जरूर असर होता है। लोगों ने सोचा कि यह तो वही बीरबल है, पर एक व्यापारी ने पूछा, तुम दरबार के मशहूर बीरबल नहीं हो क्या? तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, हाँ वही हूँ, पर आज दरबार तो मैं कल को भी देख लूंगा। आज मुझे यहाँ का हास्य देखना है जो लोगों की सांसों में बसा है। एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, उसकी आंखों में गम बसा था, नजरें अक्सर दूर तक टकटकी लगाकर कुछ ढूंढती। बीरबल ने उससे पूछा, क्या बात है दादा, आज आप उदास क्यों लग रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरे बेटे बाहर गया था, 1 महीना हो गया लौटकर नहीं आया। मैं रोज सुबह उसकी तस्वीर देखता हूँ और उससे बातें करता हूँ जैसे वह वहीं उस कमरे में बैठा हो, पर अब उसकी खबर नहीं है और लोग कहते हैं कि समय बदल गया है। बीरबल ने एक पल सोचा और अचानक उसने एक कहानी सुना दी, बड़ी सादगी से, पर उसमें ऐसा व्यंग्य था कि सुनने वाले हंसने लगे। कहानी एक लड़के की थी जो गलती से घर से निकलकर किसी अजनबी शहर में भटक गया और वहां उसे नवाब की पोशाक समझकर उसी पोशाक की वजह से लोग लांघते रहे। लोगों की हंसी तब खुलकर निकली जब लड़के ने एक दिन गलती से अपना धोती बांधा उल्टा कर लिया और सबने कहा कि यह नया फैशन है। हंसी की आवाज बाजार में फैल गई।
आवाज इतनी मुखर थी कि पास पड़ोस के लोग भी रोककर सुनने लगे। पर जब कहानी के अंत में बीरबल ने बताया कि असल में वह लड़का एक दलदल में फंसा हुआ था, भूखे पेट, बिना किसी मदद के, तो हंसी एकदम से थम गई। बाजार के लोग जानते थे कि हंसी मजेदार थी, पर अचानक उनकी नजरें उस बूढ़े पर गईं और कई लोगों की आंखें नम हो गईं। बीरबल की चाल यही थी, जो बात लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाते थे, वह हंसी के अंदाज में उनके सामने रख दी जाती। लोग हंसते हुए जानते भी न थे कि वह हंसी उनकी संवेदनशीलता को छू रही है। बूढ़े आदमी की कहानी ने बाजार के लोगों को यह एहसास दिलाया कि किसी की पीड़ा हास्य का विषय बन सकती है, पर वही पीड़ा हमारे दिलों में ठहरी भी रह सकती है। कई व्यापारी जो हंस रहे थे अपनी दुकानों की तरफ लौटे, पर उनके कदम थम गए। कुछ ने पैसे देकर बूढ़े की मदद की, कुछ ने खोकर उसे चाय और नाश्ता दिलाया। बीरबल का इरादा पूरा हुआ, हंसी ने रुलाया और रुलाने ने जागाया। पर यही तो बीरबल की मुख्य चाल थी। उसने गांवों में, शहरों में, मस्जिदों के बाहर और दरबारों की भव्य गलियारों में भी यही किया। एक बार किसी गांव के चौक पर बीरबल ने एक झुनझुना सा तमाशा दिखाया। उसने एक नकली जज बनकर पूरे गांव की सुनवाई की, पर वह सुनवाई मजे के सिवा और कुछ नहीं थी। वह लोगों से रोजमर्रा की शिकायतें सुनाकर उन्हें तुकबंदी, तिलिस्मी जवाब और व्यंग्य में बांध देता, पर उसके जवाबों की नोक उसी चीज पर जाती जो किसी की जिंदगी खा रही होती: कर्ज, भूख, बेमौसमी फसलें और नौकरियों की कमी। हर बार हंसी के बीच वह दर्द उभर आता और लोग अपने आप से पूछने लगते, हमने कब दूसरों के दर्द को मजाक समझ लिया। अकबर को जब इस बात की खबर मिली कि बीरबल शहर शहर घूम रहा है और लोगों को हंसाकर रुला रहा है, तो वह पहले थोड़े चिढ़ा। तुमने दरबार छोड़कर आम लोगों के सामने जाकर क्या हासिल किया? उसने पूछा। बीरबल ने सरलता से कहा, जहांपनाह, जब आप हंसी को सिर्फ मनोरंजन समझते हैं तो वह मात्र एक फेस पेंट की तरह बनकर रह जाती है, क्षणिक और भूली जाने वाली। पर जब हंसी के साथ किसी की तकलीफ जुड़ जाए तो वही हंसी लोगों को सच के सामने लाती है। आज मैंने कई लोगों की मदद करवा दी, चाहे दुकानदार हो या बीमार किसान। मैंने उनके दुख पर पर्दा नहीं गिराया, बल्कि हंसी की कांच पर उसे दिखा दिया। एक दिन बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहांपनाह, आप भी मेरे साथ चलिए। हम एक गांव जाएंगे जहां आज भी लोग हंसी को सिर्फ भौजी के तौर पर लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हंसी लोगों को सच्चाई से मिलने का रास्ता दिखाती है। अकबर ने मान लिया। वे दोनों बड़े शान से उस गांव पहुंचे जहां एक बड़ी मेले जैसी सभा लग रही थी। बीरबल ने मंच पर चढ़कर एक नाटक जैसा प्रदर्शन किया। नाटक नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक अजीबोगरीब तमाशा, जिसमें लोग अपने अपने किरदार निभा रहे थे। एक ने तौलिया पहना हुआ मजाक उड़ाया, तो दूसरा नकली सिपाही की वेशभूषा में था। पूरा गांव हंस रहा था, पर बीरबल ने अचानक नाटक के मध्य में संवाद बदल दिए। उसने आम जनता की भावनाओं को उजागर कर दिया। उसने पूछा कि भुखमरी क्या है, और एक लड़की रोकर बोल पड़ी कि उसकी छोटी बहन के पास अब दूध नहीं बचा। पूरे मैदान में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। जो हरदम हंसते थे, उनकी हंसी गला में अटक कर रह गई। बीरबल ने उसी स्रोत में से एक बूढ़े किसान को उठाकर खड़ा कर दिया और कहा, बोलो, तुम रोज कितने लोग को खिलाते हो? किसान ने कहा, हम 2 वक्त की रोटी से जूझते हैं। वहां खड़े लोग समझ गए कि उनकी हंसी का असल अर्थ क्या था। यह कोई सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि एक आईना बन गया था जिसमें उनकी अपनी लाचारी भी दिख रही थी। अकबर की आंखें नम हो गईं। वह हमेशा समझता था कि एक राजा का कर्तव्य केवल डंडा दिखाना नहीं, बल्कि लोगों की तकलीफ सुनकर उसका हल ढूंढना भी है। नाटक के बाद अकबर ने घोषणा की कि राज्य की ओर से उन गांवों की मदद की जाएगी, और बीरबल कटिबद्ध हो गया कि वह हर मुद्दे को हंसी के जरिए नहीं,
बल्कि ठोस कदमों के साथ भी आगे बढ़ाएगा। कई बार बीरबल की हंसियां इतनी तीखी होती कि दरबार की सज्जनता भी कांप उठती। एक बार एक अमीर जमींदार के खिलाफ गांव में आंदोलन हुआ। जमींदार ने गांव वालों की जमीन पर डाका जमा रखा था और लोग उचित मुआवजे की उम्मीद कर रहे थे। बीरबल ने गांव में पहुंचकर न केवल मजेदार किस्सों के जरिए लोगों को हंसाया, बल्कि उसने जमींदार का घर भी एक नाटक की तरह सजाकर वहां एक फर्जी इंसाफ जलसा किया, जहां जमींदार स्वयं जज बनकर अपनी हवस का बचाव करता। जमींदार हंसा, दर्शक हंसे, पर जैसे ही बीरबल ने कहानी का अंत किया और गांव वालों के हड़प लिए गए हक दिखाए, हंसी बदलकर आंसुओं में ढल गई। लोग इस बात को सुनकर अकेले नहीं रहे। अकबर ने हस्तक्षेप किया और जमींदार को न केवल सजा दी गई बल्कि उसकी कुर्सी हिलवाई गई। बीरबल की हंसी ने वहां के अन्य अमीरों को भी भनक दी कि जनता की पीड़ा पर अब और मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर बीरबल की सबसे बड़ी चाल तब चलकर आई जब एक बार उसने दरबार से बाहर निकलकर पूरा शहर एक हंसी महोत्सव जैसा कर दिया। न केवल तमाशा बल्कि एक सार्वजनिक परीक्षा भी। उसने सभा में बुलंद आवाज से कहा कि आज हम एक प्रतियोगिता रख रहे हैं, सबसे बड़ा मजाक कौन बता सकता है। पर हंसी के बीच वह मजाक लोगों के अंदर छुपी वह बातें खोलता जो रोजमर्रा की शिष्टता के पीछे दब जाती थीं। लोगों ने हंसी सुनकर अपनी अपनी असफलता को मान लिया। किसी की पढ़ाई छूटी हुई थी, किसी का व्यापार चौपट हो गया था, किसी का बेटा विदेश जाकर लौट न सका था। वे हंसे पर परखते हुए। एक कवि ने मंच पर ऐसा शेर पढ़ा कि पूरा ठहाका लगा, पर शेर का ही दूसरा मिसरा किसी बूढ़े हवाले से जुड़ा हुआ दर्द खुला। उसकी पत्नी अकेली थी और उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। ठहाका हंसी से गूंजता हुआ बिलख में बदल गया। बीरबल ने वहां खड़े लोगों से कहा, देखो, हंसी केवल एक ध्वनि नहीं है, यह वह भाषा है जो दिलों को खोलती है। और जब दिल खुलते हैं तो उनमें जो भय और शिकायतें छुपती रहती हैं वह सामने आती हैं। आज तुम सभी ने हंसा, पर अब तुम सब मिलकर उन घावों को मरहम लगाओ। आज उस शहर में कई सामूहिक कदम उठे, रहमत की तरह लोग एक दूसरे का सहारा बने। बीरबल की हंसी से हुए यह बदलाव न तो किसी हुक्म की करवट थी और न ही किसी मजबूरियत की खातिर, यह सिर्फ और सिर्फ हंसी के पीछे छिपी मानवता की पुकार थी जिसे बीरबल ने सुन लिया। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बीरबल ने हंसी को राजनीतिक अखाड़े में उतारा। दरबार के एक सत्र में, जहां बड़े बड़े मंत्रालयों के अफसर बैठे थे, बीरबल ने दरबारियों से कहा कि आज हम राज्य की हंसी पार्टी कर रहे हैं। बीरबल ने मंच से कुछ सवाल पूछे। सरकार के खर्चे कहाँ जा रहे हैं, किसानों की थाली में तेल कम क्यों पड़ रहा है और गांव के स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं। सुनकर दरबार के कुछ लोग तुनक गए, पर बीरबल ने उन सवालों को मजे में डाल दिया, तुकबंदी और चुटकुलों के साथ। हंसी का असर इतना गहरा हुआ कि दरबार के भीतर कुछ अफसरों की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि उनके होठों की हंसी अब उनकी नाकामियों के सामने झूठी प्रतीत होने लगी। कुछ अफसरों ने फौरन शपथ ली कि वे अपने विभागों की रिपोर्ट जनता के सामने लाएंगे और भ्रष्टाचार की जड़ें काटेंगे। बीरबल ने न केवल लोगों को हंसाया बल्कि उन्हें सक्रिय किया। हंसी से हुई यह क्रांति धीरे धीरे प्रशासन तक पहुंची और वहां पुरानी नीतियां परख में आ गईं। पर हंसी का असर हमेशा सकारात्मक नहीं होता। कभी कभी वह ऐसे सिरे से निकलकर आती कि किसी की आत्मा का दरवाजा खोल देती है और अंदर की कोई कठोर बात बाहर आ पड़ती है। बीरबल ने एक बार दरबार में ऐसा चुटकुला सुनाया कि एक शक्तिशाली मंत्री का चेहरा धूसर हो गया, उसकी कब्रें खुलती सी हो गईं और उसने अपना आधा राज खो दिया। कुछ दरबारी तो इस बात से खुश हुए कि हंसी से भ्रष्टाचार उजागर हुआ, पर दुर्भाग्य से उस मंत्री का तनमन टूट गया। उसने सुसाइड करने की कोशिश की। वह कहने लगा कि हंसी ने उसे बेइज्जत कर दिया। बीरबल का चेहरा डूब गया।
उसने सोचा था कि हंसी सत्य के दर्पण के रूप में काम करेगी, पर उसे यह नहीं पता था कि किसी के भीतर मौजूद हद से ज्यादा शर्म और घृणा की आग कितनी भयंकर हो सकती है। बीरबल ने राजा से कहा कि वह अपनी हंसी के असर को समझता है और अब वह उसे नियंत्रित तरीके से उपयोग करेगा, क्योंकि हर हंसी का परिणाम सिर्फ खुशी नहीं होता, कभी कभी वह टूटन भी ले आती है। बादशाह अकबर ने उस घटना के बाद बीरबल से कहा, तुम्हारी बातों में शक्ति है, पर वह शक्ति क्या हम समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं? तुमने लोगों को बदल दिया, पर किसी का जीवन भी अंधेरे में गिरा दिया। क्या मैं तुम्हारी हंसी की कीमत चुका सकता हूँ? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, जहां पनाह, किसी हंसी का वजन तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक हम उसके सामने आने वाली इंसानों की परख न कर लें। मैंने सोचा था कि सच्चाई का आईना केवल उसकी सतह दिखाएगा, पर आईना अंदर तक झांकता है। अब मुझे यह सीख मिली है कि हंसी की ताकत को संवेदनशीलता के साथ जोड़ा जाए। मैं अब केवल हंसाकर नहीं सुझाऊंगा, मैं सुझाकर निकालूंगा कि किस तरह मदद की जाए। समय के साथ बीरबल ने अपनी हंसी को और तराशा। उसने लोगों को हंसाने के साथ उनकी मदद के लिए योजनाएं बनाई, किसानों के लिए सहायता समूह बनाए, गरीब बच्चों के लिए पाठशालाएं खुलवाईं और दरबार में ऐसी नीतियों का सुझाव दिया जो सार्वजनिक हित में हो। पर उसके दिल में हमेशा एक उसी पेड़ की छाया बनी रही जहां उसने कई बार हंसी के साथ लोगों के आंसू उभारे थे। लोगों की यादों में उसका चेहरा एक प्यारा सा हीरो बनकर बस गया, वह जिसने हंसाया, रुलाया और फिर लगता था जैसे जिंदगी की कोई बुरी बीमारी ठीक कर दी हो। एक दिन बीरबल ने एक ऐसी पुकार सुनी जो उसके लिए बहुत व्यक्तिगत थी। वह एक बच्ची थी जिसकी झेंप और मासूमियत के पीछे एक बुरी कहानी छिपी थी। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और वह सड़कों पर पनप रही थी। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाया। वह न तो मजाक बनाई और न ही कोई सार्वजनिक तमाशा। उसने उस बच्ची को अपने घर बुलाया, उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया और उसे मानो अपनी बेटी बना लिया। बीरबल के इस कदम ने दरबार और जनता दोनों को हिलाकर रख दिया। वह सब कुछ हंसी के माध्यम से तो बदलता रहा, पर असल परिवर्तन वही था जहां उसने व्यक्तिगत रूप से किसी की तकलीफ बांटी और उसे अपनाया। वर्ष बीतने लगे, पर बीरबल की शख्सियत वैसे ही चमकती रही। वह अक्सर पलटकर लोगों को अपनी हंसी का आईना दिखाता और उनसे कहता, हंसो, पर उस हंसी की वजहों को भी समझो। उसकी बातें अब केवल दरबार के लिए नहीं रहीं, वह सार्वजनिक चेतना बन गया था। लोग अब हंसी को सिर्फ मनोरंजन नहीं समझते थे, वे जानते थे कि किसी की हंसी के पीछे उसकी कहानी छिपी हो सकती है। और जब दुनिया की नब्ज पर कोई चोट लगी तो बीरबल की हंसी ने उसे छूकर ठीक करने की कोशिश की। कहानी के अंतिम अध्याय में बीरबल ने एक आखिरी बड़ा कदम उठाया। वह समूचे राज्य में हंसी और सहानुभूति सप्ताह की घोषणा करवा बैठा। उस सप्ताह में न केवल कलाकार हंसाने आए, बल्कि डॉक्टर, शिक्षक, मेहनतकश और गरीब सभी एक साथ आए। लोगों ने अपनी जरूरतों की तालिका लगाकर एक दूसरे के साथ साझा की। जो हाथ मजबूती से पकड़े गए वही असल में मजबूत पाए गए। हंसी ने फिर लोगों को एक संगठित सामूहिक चेतना दी, पर अब वह चेतना केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थी। वह एक सामाजिक चेतना बनकर उभरी जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे। बीरबल की आखिरी हंसी उस दिन नहीं आई जब उसने कोई मजाक सुनाया, बल्कि तब आई जब उसने देखा कि नगर की गलियों में खेलते बच्चे, जिनके आगे कभी भूख ने खिड़की खटखटाई थी, अब राहत के सेंटरों में खिलखिला रहे थे। उसकी आंखें नम थीं, पर इस बार वे आनंद के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी हंसी ने उन दिलों को छुआ जो पहले कठोर और तन्हा थे। उसने उन घावों को खोला जो अब मरहम पा रहे थे। वह समझ गया कि कभी कभी हंसी रुलाती है, इसलिए कि वह बदले की शुरुआत करे। पहले दर्द दिखे, फिर उसे ठीक करने की राह निकले।
और इस तरह बीरबल ने दुनिया को हंसाकर रुला दिया। पर वह रुलाना किसी करुणा की कमी नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद का दर्पण था। लोगों ने उसकी हंसी को न केवल एक कला माना, बल्कि एक जिम्मेदारी भी समझा। हंसी अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रही, वह एक माध्यम बन गई जिससे समाज अपने अंदर झांककर अपने दोषों को समझ सके और मिलकर उन्हें सुधार सके। बीरबल की यह चाल, यह हंसी, जिसने कभी कभी लोगों को तन्हा कर दिया और कभी कभी उन्हें एक नई राह दिखाई, यही तो सबक थी कि सच्ची हंसी वही है जो दिल खोल दे, आंखों में पानी ला दे और फिर हाथ बढ़ाकर किसी की मदद करे। जब लोग अब बीरबल का नाम लेते तो उसकी हंसी की गूंज उनके कानों में सुनाई देती, एक हल्की सी पीड़ा, एक गहरी समझ और फिर वह मीठा सा उल्लास जो बताता था कि हंसी से दुनिया बदल सकती है, अगर हम उसे सिर्फ सुनने के बजाय समझें और उसके साथ कुछ करके भी दिखाएं। उस दिन से लेकर बहुत सालों तक लोगों ने बीरबल को याद किया, न केवल चुटकुलों के बीरबल के रूप में, बल्कि उस बीरबल के रूप में जिसने हंसाना जानता था और हंसाकर लोगों के दिलों की दरारों को भरने की कोशिश की। उसकी हंसी ने दुनिया को रुलाया, पर उसी रुलाने में उसने दुनिया को हंसने का असली मतलब भी सिखा दिया। बीरबल और वो गली जो झूठ से डरती थी। जहां पनाह अकबर के राज्य में कई ऐसी जगहें थीं जिनकी किस्से गाथाएं समय के साथ बढ़ती जाती थीं। कुछ में वीरता की गूंज थी, कुछ में महलों की चमक थी और कुछ में चौक चौराहों की मिट्टी में पड़ी छोटी छोटी कहानियां। पर उस राज्य के एक किनारे पर ऐसी भी एक गली थी जिसे लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। नक्शों में उसका नाम वही टिक गया था, पर लोगों की जुबान से वह गायब हो चुकी थी। लोग उसे झूठ वाली गली कहने लगे थे और उसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ झूठ बोलने पर हवा ठंडी हो जाती है, बत्तियां बुझ जाती हैं और चीखें सुनाई देती हैं। लोग उस गली से डरते थे, जैसे कोई पुराना नुकसान वहां अभी भी सांस ले रहा हो। गली का नाम सुनकर आप भी सोचेंगे, ये तो किसी बालोत्पन्न कथा सी है। पर जैसे ही आप उस गली के पास जाते, आप महसूस करते कि हवा में कोई अजीब सा सन्नाटा है, ना तो किसी बच्चे की किलकारी, ना पानफड़ की चुहलबाजी, बस एक भारीपन जिसकी वजह समझ में नहीं आती। लोग गली के पास होते तो रास्ता बदल लेते, दुकानदार अपने सामान को अंदर खींच लेते, प्रेम प्रसंग के जोड़े चुपचाप अपनी बहस भी वहीं खत्म कर देते। यहाँ तक कि रास्ते पर खड़े झूलों पर बैठे कौवे भी मानो किसी राज की तरह कान ऊंची कर लेते थे। यह गली अपनी शांति से डराती नहीं थी, वह अपने भीतर छिपे सच की तरह डराती थी, ऐसे सच जो लोग सुनना नहीं चाहते थे। कई महीनों से यही हाल रहा। एक दिन खबर चली कि बीरबल शहर में आया हुआ था। बीरबल, जिसने अकबर के हंसी मजाक और तर्क दोनों में महारत हासिल की थी, जिसने झूठ और सच की पकड़ अक्सर ऐसे पकड़ी थी कि लोग सोचने लगते थे, क्या सच हमेशा अच्छा है, क्या झूठ हमेशा बुरा। लोगों ने बीरबल के आने की खबर सुनी तो कुछ खुश हुए, कुछ चिंतित, पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीरबल की राह उसी गली की ओर जाए जो सभी से डरती थी। बीरबल को उस गली तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने सुना था कि वहां किसी चालाक व्यापारी की दुकान है जो झूठ बोलकर लोगों को बहकाता था और कई दंपत्ति वहां झूठ के भार तले टूट चुके थे। बीरबल ने खुद को त्याग नहीं माना, वह एक ऐसे मिशन पर था जिसकी जड़ कहीं अधिक गहरी थी। वह जानता था कि कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो केवल एक व्यक्ति को काटते नहीं, वे समाज के तारों को खरोंच डालते हैं, रिश्तों की डोर को कमजोर कर देते हैं और धीरे धीरे लोगों में एक सज्जन भय पैदा कर देते हैं। वह उस गली की जड़ तक पहुंचना चाहता था और वह इसे अपनी हंसी और अपनी समझ से करेगा, पर पहले उसने यहाँ के लोगों की बातें स्वयं सुनी। गली के बीचों बीच एक चौड़ी चौकी थी जहाँ एक बूढ़ी औरत हर सुबह बैठकर अपने कपड़े धोती। लोग उसे आंटी मीना कहते थे। मीना आंटी की आंखें किसी के आने जाने पर टकटका नहीं लगाती थीं, वे क्षितिज की तरह दूर तक देखती थीं
पर उनमें एक तरह का घाव भी था। बीरबल ने उनसे बात की धीमे स्वर में, किसी को डराए बिना। क्यों लोग इस गली से भागते हैं? उसने पूछा। मीना आंटी ने कपड़े धोते हुए कहा, बेटा यहाँ झूठ सदियों से पला है। छोटे झूठों से शुरू हुआ, फिर बढ़ा। किसी ने किसी की जमीन पर दावे किए, किसी ने किसी की इज्जत लूटी, और झूठ ने ऐसा जाल बिछा दिया कि लोगों को खुद पर भरोसा नहीं रहा। अब कोई भी बात करे तो दूसरे की निगाहें कहती हैं, क्या ये सच है? ऐसे में लोग बोलते ही नहीं, दिलों में बात दफना देते हैं। हमारा गांव अब बातों का घर नहीं रहा, यहाँ एक दूसरी से डरकर जीते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बात से लगता है कि झूठ ने यहाँ घर बना लिया है, पर हर घर में दरवाजा होता है, उसे तो कोई खोलता भी होगा। मीना आंटी की आंखों में नम थी। हाँ, पर बीरबल भाई, दरवाजा खोलने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें सच बोलना गवारा नहीं होता। वे झूठ को सुनते सुनते उसे सच मान लेते हैं। बीरबल ने वहां के स्कूल के मास्टर से भी बात की, जो अब शायद हर रोज बच्चों को केवल चुप रहने की शिक्षा देता था। मास्टर ने कहा, हमने यहाँ बच्चों को सिखाया कि सवाल मत करो, क्योंकि सवाल उठाने पर लोग कहते हैं कि तू रिश्तेदार का अपमान कर रहा है, तू झूठ फैला रहा है। बच्चों ने सीख लिया है कि मौन ही सुरक्षित है, पर मौन ने हमें कमजोर बना दिया है। बीरबल को यह सुनकर अजीब सी पीड़ा हुई। उसने महसूस किया कि झूठ ने यहाँ एक बीमारी फैला दी है, न सिर्फ झूठ बोलने वालों को शर्मिंदा करने की, बल्कि सच बोलने वालों पर भी ऐसा दबाव डाल दिया है कि वे अपने वक्सकदम रोक लेते हैं। उसका तरीका हमेशा हंसी नहीं रहा, वह कभी कभी तो ऐसे प्रयोग करता था कि लोगों को अपना सच खुद दिख जाए। इसलिए उसने तय किया कि वह इस गली में एक ऐसा प्रयोग कराएगा जो यहाँ के लोगों के भीतर की आवाजों को बाहर निकालेगा, पर वह यह खेल चतुराई से खेलेगा ताकि कोई अनावश्यक चोट न पहुँचे। बेवकूफी यह है कि लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि झूठ केवल बोलने का नाम है, पर बीरबल जानता था कि झूठ के कई रूप होते हैं। एक पंख वाले झूठ जो किसी को तटस्थ बनाए रखता है, एक भारी झूठ जो रिश्ता तोड़ देता है, और एक ऐसा झूठ जो सबको धोखा देता है और खुद को भी। वह यह भी जानता था कि झूठ का सामना सीधे अगर्म तरीके से करना अक्सर द्वेष और शत्रुता पैदा कर देता है। इसलिए उसने एक समारोह का प्रस्ताव रखा, सत्य त्योहार जैसा कुछ, पर नाम बदलकर दिन पर हंसी रखा गया। उसने घोषणा न की कि झूठियों को सजा दी जाएगी या उन्हें बेदखल किया जाएगा। उसने कहा कि उस दिन हर कोई अपने लिए एक कहानी लेकर आए, पर कहानी का अंत सच होना चाहिए। लोगों ने पहले विरोध जताया, हमारी कहानी क्या किसी के काम की है? एक दुकानदार ने कहा। पर बीरबल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, कहानी किसी के काम की नहीं, पर वह तुम्हारे रिश्तों की जान हो सकती है। जब तुम अपना सच सुनोगे, तब वही सच दूसरों का भी सच बन सकता है। और जब सच मिलकर बोलेगा, झूठ का मकान दरक जाएगा। दिन आया। गली में छोटे छोटे चौराहे पर लोग जमा हुए, कुछ चुप, कुछ सजग। एक एक कर वे अपनी कहानियां सुनाने लगे। कहानी सुनते सुनाते लोगों की आंखों में ढेर सारे पर्दे खुलते गए। एक व्यापारी ने बताया कि उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सस्ते माल की किस्म आए दिन बाजार में किस्सा कथाएं फैलाई थीं, पर एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा कि लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसने झूठों की कीमत उनके घरों पर वसूल की थी। व्यापारी की आवाज में दुविधा थी। वह कह रहा था कि उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वह परिवार का पेट पाल रहा था। उसका सच सुनने पर लोगों ने उसे दोषी नहीं समझा, बस उसकी कस्मों में एक मनुष्य की व्यथा देखी। उसने कहा कि अब वह अपने व्यापार की पद्धति बदलना चाहता है। वहां न तो किसी ने उसे डांटा, न किसी ने उसे लताड़ा, बस एक मौन सहानुभूति थी जो झूठों के डर को पिघला रही थी।
एक और औरत ने बताया कि उसकी बहेलियां उसके पति के अहंकार के चलते टूट गई थीं, क्योंकि पति हर बार दूसरों के सामने झूठ बोलता कि उसने सब कुछ संभाल लिया है, पर घर में उसकी मां बीमार रहती थी और उसने इलाज का खर्च छिपा रखा था। उसकी बात सुनकर गांव के लोग पहले आश्चर्यचकित थे, फिर शर्मिंदा। हर उस झूठ ने किसी न किसी का दिल दुखाया था और उसे महसूस करते ही लोग अपने हिस्से की गलती स्वीकारने लगे। बच्चे जिन्होंने अब तक चुप्पी सीखी थी भी अपनी अपनी छोटी सच्चाइयां कहने लगे। किसी ने कहा कि वह पढ़ना चाहता है पर पढ़ाई के पैसे नहीं हैं। किसी ने कहा कि वह अपने पिता की वजह से डरता है। बीरबल ने सबकी बातें शांति से सुनी, कभी बीच में नहीं टोकता। उसकी आंखों में एक ऐसी ममता थी जैसे कोई शिक्षक कोई फूल पंखुड़ी खोलता देख रहा हो। धीरे धीरे गली का वातावरण बदलने लगा। झूठ की खामोश दीवारें जड़ से खिसकने लगी। लोगों ने देखा कि जब सच सामने आता है तो उस पर बात करके उसे हल्का किया जा सकता है, पर पहले उसे सुनना और समझना जरूरी था। बीरबल ने इस मौके पर न केवल सुनना चाहा बल्कि कुछ कार्य भी किए। उसने उन परिवारों की मदद के लिए अकबर के दरबार में लिफाफे भेजे और कुछ लोगों को कर्ज माफी के लिए प्रेरित किया। पर असली असर तब हुआ जब लोग खुद अपने बीच में बातचीत करने लगे। झूठ से जो दूरी बनी थी वह अब धीरे धीरे मिटने लगी, न कि सामान्य बनाकर बल्कि समझ के साथ। पर हर कहानी का कोई न कोई विरोधाभास होता है। उसी दिन बीरबल के सामने एक व्यापारी खड़ा हुआ जिसका नाम कामैया था। कामैया शतरंज की तरह चालाक था। उसकी बातों में संगीत था और उसकी आंखें इतनी चमकीली थीं कि लोग उन्हें सच मान लेते थे। कामैया ने आम लोगों की नजर में आसानी से पैठ बनाई थी, पर बीरबल ने जाना था कि उसकी चमक के पीछे कुछ काला है। कामैया ने बीरबल पर पहले ही दिन पसीना छोड़ दिया था कि वह किसी तरह अपना खेल बिगड़ने नहीं देगा। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि वह भी अपनी कहानी सुनाएगा, पर उसकी कहानी सुनते ही एक सांस गुम हो गई। कामैया ने बताया कि उसने किस तरह से रेशमी विदेशी कपड़े लोगों को बेचे थे जो असल में सस्ते थे। उसने कहा कि वह इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं था। लोग जानबूझकर धोखे में पड़े हुए थे, वे तथ्यों को नहीं देखना चाहते थे। उसकी आवाज बिना कोई पश्चाताप के निकली। उस समय लोगों में कुछ तनाव था। किसी को कामैया की बातों पर क्रोध आ रहा था, किसी को अफसोस, पर बीरबल ने चुप्पी साध ली। उसने नहीं कहा कि कामैया झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि एक खेल खेला जाए, एक छोटा सा प्रयोग। अगर कामैया सच बोल रहा है तो उसे इसका प्रमाण देना होगा, और अगर वह झूठ बोल रहा है तो उसे स्वयं सबके सामने स्वीकार करना होगा। कामैया ने कहा कि वह प्रमाण दे सकता है। उसने अपनी दुकान से कुछ कपड़े लाए और कहा कि वे विदेशी हैं। बीरबल ने कपड़ों को हाथ में लिया और धीरे धीरे लोगों के पास घुमाया। उसने कपड़ों पर कुछ चिन्ह देखे, कुछ धागों की बनावट का निरीक्षण किया और फिर एक अलग तरह की चाल चली। उसने कामैया से कहा कि वह इन्हें गांव के अनाथालय के बच्चों के लिए दान कर दे। कामैया ने पहले मना किया, पर फिर भीड़ की आंखों में जो लोगों की उम्मीद जग रही थी, उसने उसे पीछे रहने न दिया। जब कपड़े दान किए गए और बच्चों ने उन्हें पहनकर मुस्कराया, तब लोगों की आंखों में परेशानी थी, उनकी मुस्कान में खुशी थी, पर कामैया का चेहरा फीका पड़ गया। बीरबल ने उसी शाम कामैया को चुपके से बुलाकर कहा, तुम्हारे पास बेशुमार बुद्धि है, पर तुम्हारे पास जो कुछ नहीं है वह है ईमानदारी। तुम अपने बुद्धिमत्ता को लोगों के साथ बांटो, उन्हें ठगने के लिए नहीं। कामैया की आंखों में पहली बार शर्म आ गई, पर उसकी प्रकृति कठोर थी। उसने कहा कि जीवन में हर किसी को अपने हित देखना चाहिए। बीरबल ने उसे ज्यादा डांटा नहीं, पर उसने कामैया को एक ऐसा अवसर दिया जहां वह अपनी चाल बदल सके या फिर लोगों की नजर में अपने लिए जगह न पा सके। समय के साथ गली में जो परिवर्तन आया वह केवल बाहरी नहीं था,
लोग अब अपने अंदर झांकने लगे। झूठ की जगह पर खुलापन आने लगा, न कि ऐसा खुलापन जो केवल सही हो, पर ऐसा खुलापन जो किसी की मदद के लिए था। लोगों ने मिलकर एक छोटी सी पंजी बनवाई जहां कोई भी अपनी शिकायत लिख सकता था और किसी भी पक्ष को मौके पर बुलाकर उसका सत्यापन किया जाता। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी। लोग अब आपस में मिलने और बात करने लगे। कभी कभी तीखी बहसें हुई, पर वे बहसें भी शुद्ध हो गईं जब दोनों पक्ष अपनी अंतः वास्तविकता स्वीकारने लगे। झूठ के कारण जो दरारें आई थीं, वे धीरे धीरे भरने लगी। बच्चों के खेलने की आवाज लौट आई, दुकानदारों का हंसना फिर से आम हो गया। गली का नाम अब डर की बजाय सच की गली के रूप में जाना जाने लगा। हाँ, कुछ लोग अभी भी पुरानी मान्यताओं से डरते थे, पर नए जमाने के लोग समझने लगे थे कि सच्चाई और झूठ दोनों के बीच का फर्क समझकर ही जीवन सरल होता है। बीरबल ने वहां कई रातें बिताईं। उसने देखा कि परिवर्तन आसान नहीं होता। कई बार पुराने झूठों ने फिर से सिर उठाया और कुछ लोगों ने सोचा कि झूठ ही उनकी रक्षा करता है। पर बीरबल ने उन्हें अलग अलग तरह से समझाया, कभी एक कहानी सुनाकर, कभी एक नाटक का मंचन कराकर। उसने गांव के छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानियां लिखी जो सच बोलने की हिम्मत दें, और उन्हीं कहानियों से बड़े लोगों की भी टीसें खुलने लगी। बीरबल ने कभी कठोरता से काम नहीं लिया। उसने लोगों का आत्मसम्मान बनाए रखा, पर सच के लिए जरूरी कदम उठाए। कई महीनों के बाद जब बीरबल ने गली छोड़ने का निर्णय लिया, तो पूरे गांव ने मिलकर एक छोटी सी सभा रखी। मीना आंटी ने कहा, तुमने हमारे भीतर की वह आवाज निकाल दी जो हमें गुम रही थी। मास्टर ने कहा, तुमने बच्चों को फिर से बोलना सिखाया। और कामैया ने, जिसकी आंखों में अब कुछ नरमी थी, कहा, तुमने मुझे देखा, वही मैं नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे बदलने का मौका दिया। मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। लोग इकट्ठे हुए। कुछ ने आंसू पोंछे, कुछ खुश थे, कुछ शर्मिंदा, पर सबका मन हल्का था। बीरबल ने महज एक मुस्कान के साथ कहा, सच और झूठ की लड़ाई बड़े छोटे नहीं होती, यह दिलों की लड़ाई है। जब हम अपने भीतर झूठ को इसलिए पालते हैं कि उससे हमें मिलता कुछ लाभ, तो हम भूल जाते हैं कि वह लाभ किस कीमत पर मिला है। और उस कीमत का ब्यौरा अक्सर बहुत ऊंचा होता है। हमारे रिश्ते, हमारा आत्मसम्मान, हमारी शांति। आज तुमने जो किया है वह केवल झूठ को मिटाना नहीं था, तुमने फिर से एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लिया है। यह सबसे बड़ी जीत है। गली की हवा में अब अलग तरह की मिठास थी, कठोर मिठास नहीं, बल्कि एक सच्ची राहत। लोग अब रात को खुलकर हंसते, बच्चे फिर से रोगरहित खेलते, और दुकानदारों की दुकानें खिलखिलाने लगी। गली का नाम बदलकर सत्यगली रखा गया, पर किसी ने यह नाम जोर जोर से नहीं बोला। वे जानते थे कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, असली बदलाव तो दिल का होता है। बीरबल जब वापस चला गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। गली की खिड़कियों में अब रोशनी थी और एक बूढ़ी औरत अपनी चौकी पर बैठकर एक कहानी सुना रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर सोचा कि सत्य की जड़ें मिट्टी में गहरी गई हैं, और अब वे लोग जो कभी झूठ से डरते थे, अब अपने भीतर के सच के साथ जीना सीख गए थे। समय के साथ इस गली की कहानी दूर दूर तक फैल गई। कुछ लोग कहते हैं कि सच की गली तो हर शहर में होती है, पर हर गली की कहानी अलग होती है। पर जो लोगों ने वहां संघर्ष देखा था, वे जानते थे कि झूठ के डर को मिटाना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। सिर्फ एक चीज चाहिए, हिम्मत, और एक बीरबल जैसा कोई जो लोगों के भीतर के डर को समझे और उसे प्यार से निकाल दे। और इस तरह बीरबल ने फिर एक गली को बचाया, उस गली को जो कभी झूठ से डरती थी। अब उसने हंसी और सत्य के साथ जीना सीखा था। लोगों की आंखों में फिर से भरोसा था, और उनके दिलों में एक नई तरह की आवाज खुलकर बोलने की, सुनने की, और फिर मिलकर आगे बढ़ने की। जब अकबर ने अपनी गद्दी छोड़ दी,
बादशाह अकबर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में महलों की शान, दरबार की चमक और तलवारों की खनक जाग उठती थी। पर जिन हवाओं में वह चलता था, उन हवाओं में कभी कभी एक उदासी भी चलती थी, ऐसी जो तख्तोताज के पीछे छिपी हुई हजारों कहानियों को महसूस करती थी। वर्षों की फौजदारी, नीतियों की गूंज, विजय के गीत, सब कुछ उसके काम था, पर दिल के किसी कोने में एक खालीपन भी था जो उसे चैन नहीं लेने देता था। लोग कहते थे कि अकबर हमेशा सोचता रहता था, किसी नई नीति के बारे में, किसी दरवेश के किस्से के बारे में, पर असल में वह अपने भीतर की आवाज सुनना चाहता था, जो शोर में दब चुकी थी। वह सुबह किसी भी सुबह से अलग नहीं थी, पर उसी सुबह अकबर के भीतर एक ठोस इरादा पका, वह गद्दी छोड़ देगा। यह निर्णय अचानक नहीं आया था, इसकी जड़ें उन रातों में थी जब वह अकेले महल की छत पर खड़ा चांद निहारता और उन चेहरे याद करता जो उसने शासन के नाम पर भूल दिए थे। तब उसने सोचा कि क्या राजा का काम केवल राज्य चलाना है, या उसे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां राजा का होना केवल नाम का न रहे, बल्कि राजतंत्र का हर निर्णय लोगों के दर्द के पास जाए। अकबर ने महसूस किया कि अब वह सत्ता की मिसाल बनकर नहीं रहना चाहता, वह सत्ता को एक अवसर समझना चाहता था, पर कैसे? किसी ने जब यह सुना कि अकबर गद्दी छोड़ने का विचार कर रहा है, तो दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने सोचा कि यह किसी चाल का हिस्सा है, शायद विरोधियों की जांच या सत्ता का एक नया खेल। पर बीरबल, जिसकी बुद्धि अकबर के राज में एक दीपक की तरह जलती थी, उसने पहले ही अकबर की आंखों में उस मौसम की छाया देख ली थी। वह अकबर के साथ महल की काली दीवारों पर चल पड़ा और बैठकर कहा, जहां पनाह, आप जो चाहेंगे वही सही होगा, पर बताइए आपका मन किस ओर झुका है? अकबर ने चुप्पी में कुछ देर सांस ली और फिर बोले, मुझे तख्त छोड़ना है बीरबल। मैं यह देखना चाहता हूं कि राज किस तरह से चलता है जब शासक उसके केंद्र से दूरी बनाए। मैं यह नहीं चाहता कि मेरी गद्दी किसी के लिए तिरस्कार का कारण बने। मैं चाहूंगा कि मेरे जाने से लोग अपने आप को ढूंढ लें। क्या यह मूर्खता है? बीरबल की आंखों में गहरा विचार आया। वह जानता था कि अकबर का यह कदम केवल व्यक्तिगत तपस्या नहीं है, इसमें बड़ी सामाजिक और राजनीतिक जटिलताएं हैं। पर बीरबल का स्वभाव भी ऐसा था कि वह अक्सर असंभव को संभव कर देता। उसने कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तख्त के पीछे छिपे होते हैं, और बहुत से लोग हैं जो तख्त के बिना अंधेरे में घिर जाते हैं। अगर आप यह करने की ठान चुके हैं, तो हमें इतने विवेक और तैयारी के साथ यह करना होगा कि राज्य धराशायी न हो। मैं आपकी हर सलाह में साथ दूंगा, पर यह भी सोचना होगा कि आप वास्तव में किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल यह चाहता हूं कि मेरा त्याग दिखावे का न हो। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से व्यवस्था मजबूत बने और लोग शासन को अपने हाल पर छोड़ सकें, न कि केवल हमारे नाम से बंधे रहें। मैं चाहूंगा कि जनता की आवाज सुनाई दे और जो भी राजा बने वह लोगों के बीच से निकला हो, न कि केवल राजा का पुत्र या दरबार का प्यादा। बीच में जमी हुई राजनीति को हल्का करना आसान नहीं था। अकबर को पता था कि अगर उसने गद्दी छोड़ दी तो उसके पीछे के हिस्से में कौन कौन से चेहरे उपस्थित होंगे। परंपरागत शाही वंश के लोग, दरबार के बड़े मंबरों और कुछ चुपचाप चहकते हुए धन की लालसा वाले अधिकारी। उसने एक योजना बनाई, पर वह योजना किसी गुप्त कागज में नहीं बंधी थी। वह योजना लोगों के सामने खुलकर रखी जानी चाहिए थी, ताकि किसी प्रकार का षड्यंत्र सफल न हो सके। इसीलिए उसने सभा बुलाई, न केवल दरबार की बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की भी, और कहा कि राज्य का चुनाव एक नए रूप में होना चाहिए। वक्त ने जिस तरह से गुजरना शुरू किया वह असामान्य था। राज्य में घोषणाएं हुई कि अकबर अब आधिकारिक तौर पर शासन की बहुस्थिति को परखने के लिए अपनी गद्दी छोड़ रहा है। पर उसने तुरंत तख्त का कोई खाली नाम नहीं छोड़ा।
उसने एक शर्त रखी कि वह स्वयं कुछ समय के लिए आम जनता में रहेगा, अपनी पहचान छुपाकर, और दरबार के कुछ भरोसेमंद व्यक्तियों को यह दायित्व दिया जाएगा कि वे व्यवस्था को संभालें, पर नियमित जांच के साथ। यह कदम दरबारियों के लिए एक झटका था, पर जनता के बीच एक अनोखी उम्मीद की किरण बनकर उभरा। लोग चौंके। राजा, जो हमेशा स्वर्ण पट्टियों और शाही वेशभूषा में चमकता था, वह अब गद्दी छोड़कर सादे कपड़ों में भीड़ में आने वाला था। अकबर ने अपनी विदाई का आयोजन सादगी से किया। उसने सच्चे दिल से कहा कि वह पल भर के लिए नहीं जा रहा। वह सब देखना चाहता था जो राज करता है, क्यों लोग खुश हैं, क्यों दुखी हैं, क्या नीतियां धरातल पर असर कर रही हैं। बीरबल ने उसे आंसू भरे शब्दों में कहा, जहां पनाह, आपकी यह चाल इतिहास में दर्ज हो जाएगी, पर याद रहे, इतिहास प्यार और द्वेष दोनों को समान रूप से लिखता है। आप अपने निर्णयों के लिए तैयार रहें। अकबर ने गद्दी त्यागने के दिन गुप्त रूप से महल से निकला। लोगों के बीच जाने की उसकी चाहत साफ थी। उसने अपने नाम का चिन्ह लोहा उतार दिया, सोने का मुकुट नहीं पहना, और दरबार की रस्मों से अलग होकर एक साधारण गली में उतर आया। लोग उसे पहचान नहीं पाए, पर कुछ ने उसकी आंखों में एक वेदना और एक आशा दोनों देखे। वह भीड़ में घुल-मिल कर बैठ गया, और उसने देखा कि लोगों की जिंदगी किस तरह की थी। हर आंख में एक कहानी, हर घर में एक संघर्ष। एक माँ ने अपने बच्चे को किताब नहीं दिलाने की वजह सुनाई। एक किसान ने कहा कि फसलें सूखने से उसका जीवन कठिन हो गया है, और एक व्यापारी ने बताया कि करकुचल ने उसे व्यापार से दूर कर दिया है। अकबर ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना, न राजा की दृष्टि से, बल्कि एक इंसान की तरह। उसने देखा कि शासन की नीति और वास्तविकता के बीच एक विशाल दरार थी। कुछ नीतियां केवल कागज पर ही रही, कुछ परियोजनाएं भ्रष्टाचार के जाल में परिणती हुई थी, और कुछ छोटे अधिकारी जनता के दर्द पर ध्यान देने में असफल रहे थे। पर सबसे अधिक उसे वह आंसू चाहते लोग परेशान कर रहे थे, जो उम्मीदें लेकर आए थे और निराशा लिए लौटे थे। उसने महसूस किया कि केवल सत्ता छोड़ने भर से कुछ नहीं होगा, उसे अपनी जिम्मेदारी को नए तरीके से समझना होगा। इसी बीच बीरबल की सूझ भी साथ थी। उसने अकबर को बताया कि किस तरह वह दरबार में बैठे रहकर नीति बनाकर नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर उन नीतियों को धरातल पर उतार कर जा सकता है। अकबर ने एक दिन गांव में ही रहना चुना। उसने देखा कि वहां के लोग राजा के बिना भी ठीक ठाक रह सकते हैं, पर वह व्यवस्था असंगठित थी और लोग अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते थे। उसने मिलकर सामान्य लोगों के प्रतिनिधियों से बैठकर एक तरह की स्थानीय परिषद बनाई, जिसमें किसान, दिहाड़ी मजदूर, स्थानीय ज्ञानियों और व्यापारियों को जगह मिली। उन्होंने पहले ही सप्ताह में छोटी छोटी व्यवस्थाएं की। सिंचाई का नजरिया बदला गया, अनाज के भंडार का निरीक्षण शुरू किया गया, और स्कूली बच्चों के लिए शिक्षण का छोटा सा कार्यक्रम चला। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि निर्णय केवल ऊपर से नहीं आते, यदि उन्हें मौका दिया जाए तो वे अपने ही हालात सुधार सकते हैं। यह वह दर्शन था जिसका बीज अकबर ने बुवाया था। पर इस सब के बीच दरबार में हलचल बढ़ती गई। कुछ शक्तिशाली लोगों ने अकबर के निर्णय को एक अवसर माना। उन लोगों ने सोचा कि बिना अकबर के वे अपने प्रभाव को बढ़ाएंगे। कुछ ने तख्त पर कब्जा करने की योजना बनाई। बीरबल को इस बात की खबर लग गई और उसने दरबार के भीतर सूझबूझ से काम लिया। उसने अकबर के नाम पर कुछ कागजात जारी किए, जिनमें स्पष्ट निर्देश थे कि राज्य का संचालन लोक प्रतिनिधियों के साथ साझा होगा। साथ ही उसने ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए जो इस काम के लिए नियुक्त थे। यह कदम साजिश करने वालों के खेल को मुश्किल कर गया, पर साजिश करने वालों ने उसे चुनौती मान लिया, और एक रात कुछ षड्यंत्रकारी गांव के पास जमा होकर अपने इरादे पक्के कर रहे थे। वे तख्ती पर किसी मजबूत व्यक्ति को बैठाकर राजनैतिक रूप से नियंत्रण लेना चाहते थे। अकबर को जब इसकी भनक लगी
तो उसने दरबार के कुछ वफादारों और स्थानीय लोगों को बुलाया। उसने सोचा कि शक्ति का त्याग करने का अर्थ यह नहीं कि वह निर्बल रहेगा, बल्कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग एक नए प्रकार से करेगा, जनता के साथ मिलकर और न्याययुक्त तरीके से। उसने योजना बनाई कि वे षड्यंत्र को बिना हिंसा के बेनकाब करेंगे। बीरबल ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से षड्यंत्रकारियों के बीच असहमति फैला दी। उसने उनके महत्वाकांक्षी नेता को बहकाकर शहर के कुछ कोनों में भेज दिया, जहां लोग उसे गोलमोल जवाब देकर उसे शर्मसार कर देंगे। षड्यंत्र विफल हो गया, पर इससे एक बात साफ हुई कि बिना अकबर के भी राज्य कुछ समय के लिए टूट सकता था, पर जनता की जागरूकता ने उस टूटन को टाल दिया। अकबर ने उस समय सबसे ज्यादा कुछ सीखा, यह कि सत्ता को छोड़ना आसान था, पर सत्ता के प्रभाव को समाप्त करना मुश्किल। उसने सोचा कि यदि सच्चे अर्थ में परिवर्तन चाहिए तो उसे अधिक ढांचे बनाना होगा, न्याय, शिक्षा, खेतों की रक्षा और भ्रष्टाचार का कड़ाई से मुकाबला। उसने दरबार को भी बताया कि वह गद्दी पर वापस नहीं आ रहा था, पर वह राज्य के लिए सलाहकार बना रहेगा, पर केवल एक सलाहकार नहीं, एक ऐसा मार्गदर्शक जो जनता की। अगर आप यह करने की ठान चुके हैं तो हमें इतने विवेक और तैयारी के साथ यह करना होगा कि राज्य धराशायी न हो। मैं आपकी हर सलाह में साथ दूंगा, पर यह भी सोचना होगा कि आप वास्तव में किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल यह चाहता हूं कि मेरा त्याग दिखावे का न हो। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से व्यवस्था मजबूत बने और लोग शासन को अपने हाल पर छोड़ सकें, न कि केवल हमारे नाम से बंधे रहें। मैं चाहूंगा कि जनता की आवाज सुनाई दे और जो भी राजा बने वह लोगों के बीच से निकला हो, न कि केवल राजा का पुत्र या दरबार का प्यादा। बीच में जमी हुई राजनीति को हल्का करना आसान नहीं था। अकबर को पता था कि अगर उसने गद्दी छोड़ दी तो उसके पीछे के हिस्से में कौन कौन से चेहरे उपस्थित होंगे। परंपरागत शाही वंश के लोग, दरबार के बड़े मंबरों और कुछ चुपचाप चहकते हुए धन की लालसा वाले अधिकारी। उसने एक योजना बनाई, पर वह योजना किसी गुप्त कागज में नहीं बंधी थी। वह योजना लोगों के सामने खुलकर रखी जानी चाहिए थी, ताकि किसी प्रकार का षड्यंत्र सफल न हो सके। इसीलिए उसने सभा बुलाई, न केवल दरबार की बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की भी, और कहा कि राज्य का चुनाव एक नए रूप में होना चाहिए। वक्त ने जिस तरह से गुजरना शुरू किया वह असामान्य था। राज्य में घोषणाएं हुई कि अकबर अब आधिकारिक तौर पर शासन की बहुस्थिति को परखने के लिए अपनी गद्दी छोड़ रहा है। पर उसने तुरंत तख्त का कोई खाली नाम नहीं छोड़ा। उसने एक शर्त रखी कि वह स्वयं कुछ समय के लिए आम जनता में रहेगा, अपनी पहचान छुपाकर, और दरबार के कुछ भरोसेमंद व्यक्तियों को यह दायित्व दिया जाएगा कि वे व्यवस्था को संभालें, पर नियमित जांच के साथ। यह कदम दरबारियों के लिए एक झटका था, पर जनता के बीच एक अनोखी उम्मीद की किरण बनकर उभरा। लोग चौंके। राजा, जो हमेशा स्वर्ण पट्टियों और शाही वेशभूषा में चमकता था, वह अब गद्दी छोड़कर सादे कपड़ों में भीड़ में आने वाला था। अकबर ने अपनी विदाई का आयोजन सादगी से किया। उसने सच्चे दिल से कहा कि वह पल भर के लिए नहीं जा रहा। वह सब देखना चाहता था जो राज करता है। क्यों लोग खुश हैं, क्यों दुखी हैं, क्या नीतियां धरातल पर असर कर रही हैं। बीरबल ने उसे आंसू भरे शब्दों में कहा, जहां पनाह, आपकी यह चाल इतिहास में दर्ज हो जाएगी, पर याद रहे, इतिहास प्यार और द्वेष दोनों को समान रूप से लिखता है। आप अपने निर्णयों के लिए तैयार रहें। अकबर ने गद्दी त्यागने के दिन गुप्त रूप से महल से निकला। लोगों के बीच जाने की उसकी चाहत साफ थी। उसने अपने नाम का चिन्ह लोहा उतार दिया, सोने का मुकुट नहीं पहना, और दरबार की रस्मों से अलग होकर एक साधारण गली में उतर आया। लोग उसे पहचान नहीं पाए, पर कुछ ने उसकी आंखों में एक वेदना और एक आशा दोनों देखे। वह भीड़ में घुल-मिल कर बैठ गया और उसने देखा कि लोगों की जिंदगी किस तरह की थी। हर आंख में एक कहानी, हर घर में एक संघर्ष।
एक माँ ने अपने बच्चे को किताब नहीं दिलाने की वजह सुनाई। एक किसान ने कहा कि फसलें सूखने से उसका जीवन कठिन हो गया है, और एक व्यापारी ने बताया कि करकुचल ने उसे व्यापार से दूर कर दिया है। अकबर ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना, न राजा की दृष्टि से बल्कि एक इंसान की तरह। उसने देखा कि शासन की नीति और वास्तविकता के बीच एक विशाल दरार थी। कुछ नीतियां केवल कागज पर ही रही, कुछ परियोजनाएं भ्रष्टाचार के जाल में परिणती हुई थी, और कुछ छोटे अधिकारी जनता के दर्द पर ध्यान देने में असफल रहे थे। पर सबसे अधिक उसे वह आंसू चाहते लोग परेशान कर रहे थे जो उम्मीदें लेकर आए थे और निराशा लिए लौटे थे। उसने महसूस किया कि केवल सत्ता छोड़ने भर से कुछ नहीं होगा, उसे अपनी जिम्मेदारी को नए तरीके से समझना होगा। इसी बीच बीरबल की सूझ भी साथ थी। उसने अकबर को बताया कि किस तरह वह दरबार में बैठे रहकर नीति बनाकर नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर उन नीतियों को धरातल पर उतार कर जा सकता है। अकबर ने एक दिन गांव में ही रहना चुना। उसने देखा कि वहां के लोग राजा के बिना भी ठीक ठाक रह सकते हैं, पर वह व्यवस्था असंगठित थी और लोग अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते थे। उसने मिलकर सामान्य लोगों के प्रतिनिधियों से बैठकर एक तरह की स्थानीय परिषद बनाई, जिसमें किसान, दिहाड़ी मजदूर, स्थानीय ज्ञानियों और व्यापारियों को जगह मिली। उन्होंने पहले ही सप्ताह में छोटी छोटी व्यवस्थाएं की। सिंचाई का नजरिया बदला गया, अनाज के भंडार का निरीक्षण शुरू किया गया और स्कूली बच्चों के लिए शिक्षण का छोटा सा कार्यक्रम चला। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि निर्णय केवल ऊपर से नहीं आते, यदि उन्हें मौका दिया जाए तो वे अपने ही हालात सुधार सकते हैं। यह वह दर्शन था जिसका बीज अकबर ने बुवाया था। पर इस सब के बीच दरबार में हलचल बढ़ती गई। कुछ शक्तिशाली लोगों ने अकबर के निर्णय को एक अवसर माना। उन लोगों ने सोचा कि बिना अकबर के वे अपने प्रभाव को बढ़ाएंगे। कुछ ने तख्त पर कब्जा करने की योजना बनाई। बीरबल को इस बात की खबर लग गई और उसने दरबार के भीतर सूझबूझ से काम लिया। उसने अकबर के नाम पर कुछ कागजात जारी किए जिनमें स्पष्ट निर्देश थे कि राज्य का संचालन लोक प्रतिनिधियों के साथ साझा होगा। साथ ही उसने ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए जो इस काम के लिए नियुक्त थे। यह कदम साजिश करने वालों के खेल को मुश्किल कर गया, पर साजिश करने वालों ने उसे चुनौती मान लिया और एक रात कुछ षड्यंत्रकारी गांव के पास जमा होकर अपने इरादे पक्के कर रहे थे। वे तख्ती पर किसी मजबूत व्यक्ति को बैठाकर राजनैतिक रूप से नियंत्रण लेना चाहते थे। अकबर को जब इसकी भनक लगी तो उसने दरबार के कुछ वफादारों और स्थानीय लोगों को बुलाया। उसने सोचा कि शक्ति का त्याग करने का अर्थ यह नहीं कि वह निर्बल रहेगा, बल्कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग एक नए प्रकार से करेगा, जनता के साथ मिलकर और न्याययुक्त तरीके से। उसने योजना बनाई कि वे षड्यंत्र को बिना हिंसा के बेनकाब करेंगे। बीरबल ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से षड्यंत्रकारियों के बीच असहमति फैला दी। उसने उनके महत्वाकांक्षी नेता को बहकाकर शहर के कुछ कोनों में भेज दिया, जहां लोग उसे गोलमोल जवाब देकर उसे शर्मसार कर देंगे। षड्यंत्र विफल हो गया, पर इससे एक बात साफ हुई कि बिना अकबर के भी राज्य कुछ समय के लिए टूट सकता था, पर जनता की जागरूकता ने उस टूटन को टाल दिया। अकबर ने उस समय सबसे ज्यादा कुछ सीखा, यह कि सत्ता को छोड़ना आसान था, पर सत्ता के प्रभाव को समाप्त करना मुश्किल। उसने सोचा कि यदि सच्चे अर्थ में परिवर्तन चाहिए तो उसे अधिक ढांचे बनाना होगा, न्याय, शिक्षा, खेतों की रक्षा और भ्रष्टाचार का कड़ाई से मुकाबला। उसने दरबार को भी बताया कि वह गद्दी पर वापस नहीं आ रहा था, पर वह राज्य के लिए सलाहकार बना रहेगा, पर केवल एक सलाहकार नहीं, एक ऐसा मार्गदर्शक जो जनता की आवाज सुनकर सुझाव देगा। इस घोषणा ने दरबार में कई भावनाएं पैदा की। कुछ ने इसे प्रशंसनीय माना, कुछ ने इसे अपमानजनक समझा, पर जनता ने इसे उम्मीद की किरण के रूप में देखा।
अकबर ने यह भी कहा कि एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें जनता की सीधे चुनी गई प्रतिनिधि सभा एक बड़े हिस्से के निर्णय लेंगी। यह कदम उस समय के लिए क्रांतिकारी था। समय बीतता गया और कई परिवर्तन हुए। जनता ने पहली बार महसूस किया कि वे शासन में सीधे हिस्सेदार हो सकते हैं। यह व्यवस्था पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं थी। कई बार निर्णयों में देरी हुई, कई बार घनघोर विरोध हुआ, पर हर बार लोग बैठते और बहस करके समाधान ढूंढते। अकबर अक्सर गांवों में आता और बैठकर सुनता, पर वह अब शासन का प्रत्यक्ष सिराज नहीं था। वह केवल एक पुराना शासक था जो अपने अनुभव से जनता की मदद करना चाहता था। कुछ दरबारी, जिन्हें लगता था कि सत्ता केवल ऊपर से ही थोपी जा सकती है, नाराज हुए, पर बीरबल और कुछ बुद्धिमान अधिकारियों ने मिलकर इस नई व्यवस्था का ढांचा मजबूती से रखा। कई साल बीत गए। अकबर की सादगी और जननियुक्ति व्यवस्था ने राज्य के कई हिस्सों में अच्छी तरक्की दिखाई। शिक्षा का विस्तार हुआ, सड़कों की मरम्मत हुई और सबसे महत्वपूर्ण, किसानों में आत्मविश्वास लौटा। पर साथ ही एक ठंडी सच्चाई थी कि हर बदलाव का भार कुछ लोगों पर अधिक पड़ता है। कुछ लोगों ने अपने पुराने लाभ खो दिए और नए नियमों के साथ समायोजित होना मुश्किल किया। अकबर ने यह भी देखा कि बदलाव केवल कानून से नहीं आता, लोगों के दिलों और सोच में परिवर्तन भी जरूरी होता है। इसीलिए उसने बड़ी संख्या में सार्वजनिक संगोष्ठियां करवाईं, जहां लोग अपने बोर्डों में बैठकर आपस में बात करते थे और विषयों पर चर्चा कर न्यायिक और प्रशासनिक सुधार सुझाते थे। वर्षों बाद जब अकबर बूढ़ा हुआ, तब उसने महसूस किया कि उसका जीवन एक अजीब यात्रा बनकर रह गया है, कभी तख्त की ऊंचाइयों पर, कभी आम लोग के बीच। उसने देखा कि उसके त्याग ने जितना समाज को बदला, उतना ही उस पर भी असर डाला। उसकी कविताएं, उसकी विरासत और उसके निर्णय इतिहास में दर्ज हुए। एक दिन एक छोटा सा समारोह हुआ जहां गांवों के प्रतिनिधियों ने उसे धन्यवाद दिया। उस दिन अकबर की आंखों में अश्रु थे, पर वे कृतज्ञता के आंसू थे। बीरबल, जो उम्र में उससे कम नहीं था, उसने भी आंख से पोंछ लिया। जहां पनाह वह बोला, आपने जो किया वह केवल अपना त्याग नहीं था, आपने एक नई सोच का बीज बोया। यह बीज कटे मोड़े फूल नहीं उगाएगा, बल्कि पेड़ बन जाएगा। अकबर ने हल्की हंसी दी और कहा, मैंने शायरी में पढ़ा था कि कभी कभी हमें अपनी चीजें छोड़नी पड़ती हैं ताकि वे जीवित रह सकें। मैंने जो गद्दी छोड़ी वह मेरे अकेलेपन को दूर कर सकती थी, और शायद कर गई भी। उसने महसूस किया कि सत्ता का त्याग किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक अवसर था, अवसर लोगों को खुद की तरफ आने का। वह जानता था कि उसके बाद भी राजनैतिक उतार चढ़ाव होंगे, पर उसे भरोसा था कि अब लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझेंगे। कहानियों में अक्सर यह कहा जाता है कि अकबर की गद्दी छोड़ने के बाद राज्य में शांति बनी रही, पर वास्तविकता कुछ और थी। राज्य ने नए रूप प्रयोग किए, कुछ विफल रहे और कुछ सफल। सबसे मजबूत बात यह थी कि जनता अब अपने भाग्य के स्वामी बनने की तरफ बढ़ रही थी। अकबर की निजी जिंदगी में उसने जो खोया वह भी मिला। उसने लोगों का प्यार पाया, उनके दुख बांटे और एक नए रूप में जीवन का आनंद लिया। उसने सीखा कि गद्दी कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, और जब वह जिम्मेदारी साझा की जाती है तो वह कई गुना बेहतर फल देती है। कहानी के आखिरी पन्नों में अकबर का नाम इतिहास में अलग तरह से दर्ज हुआ, न केवल विजेता के रूप में, बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में जिसने अपनी गद्दी छोड़ी और यह दिखाया कि सत्ता का असल आदान प्रदान वही है जो लोगों को साथ लेकर चलता है। बीरबल के साथ उसकी यात्राएं, उन रातों की चर्चाएं और मामूली गांवों में बिताए गए दिन, सब कुछ उस समय के लिए मिसाल बने। और जब लोग आज भी उस समय की बात करते हैं तो वे केवल यह नहीं कहते कि अकबर ने गद्दी छोड़ी, वे देखते हैं कि कैसे एक आदमी ने डर और दुराग्रह के बीच से निकलकर अपने समाज को फिर से इंसानियत का पाठ पढ़ाया। उस दिन से लेकर बहुत सालों तक
हर बार जब कोई शासक अपने पद का दुरुपयोग करता, लोग अकबर की कहानी याद करते कि एक राजा ने अपनी गद्दी छोड़ी थी और फिर भी वह राजा बना रहा था, पर अब वह लोगों के दिलों में। उस कहानी ने दिखाया कि अधिकार का त्याग कभी कभी सबसे बड़ा अधिकार साबित हो सकता है, और कि जब राजा जनता के साथ चलने का निर्णय लेता है तो वह समाज को नई दिशा दे सकता है। और इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है, एक राजा की जो सत्ता छोड़कर भी अमर बन गया। अगर आप चाहें, मैं इसे और विस्तार से घटनाओं, संवादों और भावनात्मक दृश्यों के साथ बढ़ाकर दे दूंगा ताकि यह और भी विस्तृत व गहरा प्रतीत हो। बीरबल और वो किताब जो जलती नहीं थी। बादशाह अकबर के दरबार में किस्से कई तरह के आते थे। कुछ में बुद्धि की चमक होती, कुछ में चालाकी की तीखापन और कुछ में ऐसी बातें कि सुनने वाले की आंखें और सिर दोनों हिल जाते। पर एक बात थी जो हर बार बीरबल को अलग बनाती, उसकी जिज्ञासा। वह हर रहस्य को हल्का सा छूकर देख लेता, जैसे कोई किसान मिट्टी में उगा कोई अजीब सा बीज खोज ले और मन ही मन उसे बचाने का जतन करे। उसी जिज्ञासा ने उसे एक दिन एक किताब तक पहुंचा दी, किताब जो जलती नहीं थी। कहते हैं वह पुस्तक किसी पुराने शहर की वैरन बाजार की एक धूल भरी तिजोरी में मिली थी। उसे किसी अमीर जमींदार की पुस्तकों के साथ ठूंस दिया गया था, लेकिन जमींदार की औलादों ने उसके पन्नों को कभी न देखा। पुस्तक का आवरण सादे चमड़े जैसा था, पर जिस तरह का ठहराव उसमें था वह किसी साधारण किताब में नजर नहीं आता था। बाजार के हलचल में एक पुराना पुस्तक वाला, जिसका नाम फैज था, 1/3 तोहफे के भावों में से एक थूक सा भाव लगाकर उन किताबों को अलग करता था। उसने उसी किताब पर अपनी उंगली फहराई और अजीब सी मुस्कान आई, एक तरह का संकेत जो कह रहा था कि यह किताब सामान्य नहीं है। उसने महल वालों को बताया और खबर धीरे धीरे अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर ने आदेश दिया कि किताब दरबार में लाई जाए। बीरबल के कानों तक यह खबर जब पहुंची तो उसकी आंखों में वही उत्सुक चमक लौट आई। उसने सोचा कि क्यों कोई किताब जलती नहीं होगी, क्या उसमें कोई जादू है या फिर उसमें कोई सच्चाई छिपी है जो आग से भी बची रहती है। बीरबल को उत्तर पाने की चाह थी, पर इस बार उसकी चाह लोगों के लिए भी खतरा बन सकती थी, क्योंकि ऐसी चीजें जब जनता की आंखों में आती हैं तो आशा और लालच दोनों जगाती हैं। किताब महल में लाई गई। उसका कागज पुराना, पर पन्नों की हद्दोहयात में कुछ अनोखा था। पन्नों के किनारे गहरे हुए चित्र जैसे किसी पुरानी वास्तुकला की नक्काशी हो। अकबर ने पुस्तक खोली और देखा कि उसमें कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं बल्कि कविताएं, कहानियां और छोटे छोटे दार्शनिक उपदेश भरे थे। पर प्रत्येक पन्ने पर एक काली मोहर भी थी, एक छोटा चिन्ह जो देखने में संतुलित और डरावना दोनों था। बीरबल ने किताब हाथ में ली और उसका मुखड़ा देखा। किसी तरह की गंध थी, धूप और मिट्टी की तरह, और उसके अंदर कुछ पुराने लोगों की हस्तियां गूंज रही थी। अकबर को आश्चर्य हुआ। यह किताब किसने लिखी? उसने पूछा। कोई बड़े हवाले से नहीं जानता था। पुस्तक के किसी पृष्ठ पर पुरानी भाषा में कुछ नाम दर्ज थे, पर वे अस्पष्ट थे। एक बूढ़े सचिव ने कहा कि यह किसी सूफी की पुस्तिका जैसी लगती है, ऐसी जिसमें जीवन के कड़वे सच लिखे होते हैं। पर बीरबल ने उसकी नजरों को और भी तीखा कर दिया। वह जानता था कि बाजार और दरबार दो अलग दुनिया हैं। जहां बाजार लालच और जरूरत की भाषा बोलता है, वहीं दरबार पब्लिक चकाचौंध में सच्चाइयों को छिपा देता है। उस किताब की अद्भुतियत सिर्फ यह थी कि उसकी सच्चाइयां आग से भी नहीं डरती थीं। लोगों में भय था कि अगर किताब जाली सच्चाइयों को उजागर करे तो दरबार के कई राज भी बाहर निकल जाएंगे। बीच में ही एक दिन दरबार में आग की अफवाह उठी। किसी ने कहा कि किताब में कुछ ऐसे राज हैं जिनको पढ़कर लोग विद्रोह कर बैठेंगे। किसी ने कहा कि यह किताब वरदान है। किसी ने कहा कि किताब को नष्ट कर देना ही बेहतर है।
कुल मिलाकर किताब महज एक किताब न रही, यह उम्मीद, डर और प्रतिस्पर्धा का कारण बन गई। अकबर ने निष्कर्ष निकाला कि इसका निर्णय किसी निष्क्रिय सभा के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। उसने बीरबल से कहा कि वह इस किताब का परीक्षण करे, पर बिना किसी को बताए। बीरबल की जिज्ञासा अब किसी खेल जैसी नहीं रही, उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी जागी, किताब के सच को पहचानना और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसे सुरक्षित रखना। रात को बीरबल ने तख्त के पीछे एक छोटी सी सीट पर बैठकर किताब खोली। पन्नों ने ऐसे खुलना शुरू किया मानो वे पहले से जाग चुके हों। पहली पंक्तियों में उस किताब ने दुनिया के उन पहलुओं का वर्णन किया जो अक्सर लोग देखने से परहेज करते हैं, भूख, बेईमानी, अकेलापन और सबसे बड़ी बात, सच को दबाने की चाह। पढ़ते हुए बीरबल का मन कांप उठा। किताब में लिखी हर कहानी किसी न किसी सच्चाई का दर्पण थी। ऐसे लोग, ऐसी नीतियां, ऐसे भीतरी भ्रम जिन्हें लोग देखते पर सुनते नहीं थे। पर उस पुस्तक का असली जादू तब चमका जब बीरबल ने एक शेर पढ़ा। शेर ऐसा था कि उसकी धुन उनके दिल में बैठ गई। शेर कहता था कि सच्चाई को जितना दबाओगे वह उतनी ही ज्वाला बनकर भीतर गरजेगी। बीरबल समझ गया कि यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह चेतावनी देने वाली किताब भी है। पर चेतावनी किसके लिए? लोगों के लिए या जाति समूह के लिए? उसकी समझ में सीमा धुंधली हो रही थी। अगले दिन बीरबल ने एक प्रयोग किया। उसने किताब के कुछ पन्ने सबसे भरोसेमंद लोगों को पढ़कर सुनाए, पर वह सुनाना नहीं चाहता था कि वह किस किताब के बारे में बात कर रहा है। उसने पन्नों की कहानियों को सामान्य जीवन की कहानियों के रूप में परोसा। किसानी की पीड़ा, एक बहन की हिम्मत, एक नौजवान की बेईमानी और एक बूढ़े शिक्षक की उदासी। लोगों की आंखों में पहले अदब, फिर चिंता और बाद में गहरी शांति उतरती। पर कुछ लोगों की आंखों में आग थी, वे लोग जो सच में डरते थे कि इन बातों का सार्वजनिक होना उनके सर पर तूफान ला देगा। बीरबल ने नोटिस किया कि जिन हिस्सों में सत्तासीन व्यक्ति स्वयं को असहज मानते थे, वे हिस्से सबसे ज्यादा सनसनी उत्पन्न करते थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि किताब का असली असर केवल उसकी सामग्रियों में नहीं, बल्कि लोगों के दिल पर पड़ने वाले दबाव में था। किताब सिर्फ वह भूमिका निभा रही थी जिसकी जरूरत किसी समाज को तब पड़ती है जब वह अपने भीतर के प्रश्नों से भाग रहा होता है। खबर फैलने लगी कि बीरबल किसी रहस्यमय किताब के संगीत से लोगों को बदल रहा है। कुछ ने माना कि यह किताब जादुई है, जो पढ़ी जाए वह सत्य को बल देती है और झूठ को भस्म कर देती है। इसी आशंका ने दरबार के कुछ लोगों को चिंतित कर दिया। जलने की अफवाहें, किताब के बारे में नफरत, उसकी नकल करने की आशा, सब एक साथ घर कर गए। एक रात कुछ गुनहगारों ने महल की पिछली खिड़कियों से चोरी छुपे जाकर किताब को जलाने की योजना बना ली। उनका मानना था कि अगर किताब को आग में गिरा दिया जाए तो उसके सारे खतरे खत्म हो जाएंगे। पर ऐसे लोग भूल गए थे कि किताब स्वयं आग से नहीं डरती थी और यह भूल उनका सबसे बड़ा पतन बन गया। वो रात सब चुप थी, किसी को शोर सुनाई न दे रहा था। गुनहगारों ने हवा में धुआं पकड़कर किताब को एक बड़े चौके में फेंक दिया। आग के पहले फड़कते ही सबने सोचा कि अब किताब अंगारे बनकर रह जाएगी। पर आग ने किताब के ऊपर जाकर एक अजीब हरकत की, जैसे कोई पानी की बूंद ने आग को पकड़ा हो। पन्ने फड़फड़ाए पर राख नहीं बने, वे ऐसे ही ठहर गए अर्धभंवर में। किताब न बुझी न जली, वो सिर्फ झिलमिलाकर शांत हो गई। गुनहगार डर के मारे भाग खड़े हुए। खबर फैलते ही महल में हलचल मच गई। किताब ने आग से बचकर खुद को ऐसा प्रतिबिंबित किया कि हर किसी के मन में सवाल और भय दोनों घुलने लगे। अगले दिन अकबर ने बुलाया कि इस किताब का असली अर्थ निकाला जाए। कुछ लोगों ने उसे खतरनाक बताया, कुछ ने कहा कि इसे बंद कर देना चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह किताब उस आग का प्रतीक है जो सच के भीतर जलती है और सच कभी मिटता नहीं।
अगर हम इसे आग में फेंक कर नष्ट कर देंगे तो सिर्फ वही आग हमारा पीछा करेगी, क्योंकि सच छिपाकर नहीं मरता। अकबर की आंखों में गंभीरता आई। वह समझता था कि बीरबल कहीं ऐसा संकेत दे रहा है जो उसके राज के मूल्यों को चुनौती दे रहा है। पर अकबर की सादगी भी थी। वह चाहता था कि राज्य की बुनियाद ईमानदारी पर खड़ी रहे। उसने फैसला किया कि किताब को दफनाना या जलाना ठीक तरीका नहीं होगा। उसे समझना होगा कि वह क्यों आग से अछूती है, और यह प्रश्न अकबर के शासन नीति का भी परीक्षा था। बीरबल ने उस किताब को महल की एक छोटी सी पुस्तकालय में रखने का प्रस्ताव रखा, पर शर्त ये थी कि वह किताब केवल उन्हीं के बीच पढ़ी जाएगी जो जनता के लिए काम करते थे, डॉक्टर, मास्टर, किसान प्रतिनिधि और दरबार के कुछ वफादार अधिकारी। उसका नारा था कि ज्ञान और सच का व्यापक होना चाहिए, पर वह खुली किताब की तरह जनता के बीच में बिखेरने से पहले जिम्मेदारी से परखा जाए। अकबर ने इसे मंजूर कर लिया, पर एक नई समस्या आ खड़ी हुई। किताब की आवाज बाहर हो गई थी। लोग उसके चमत्कार और रहस्य के पीछे दौड़ने लगे। बाजार में किताब की नकलें बनकर बिकने लगी, पर वे नकली पन्ने थे, नकली अंतर्दृष्टि। सच्ची किताब की जगह भय और लालच ने ले ली थी। कुछ महीने गुजरे। बीरबल ने किताब के कड़वे सच को दरबार में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया, कभी एक नाटक, कभी एक लोक कथा और कभी एक खुली बहस के रूप में। उसने देखा कि जब सच को गरिमा और सहानुभूति के साथ रखा जाता है, और देखा कि उसमें कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं बल्कि कविताएं, कहानियां और छोटे छोटे दार्शनिक उपदेश भरे थे। पर प्रत्येक पन्ने पर एक काली मोहर भी थी, एक छोटा चिन्ह जो देखने में संतुलित और डरावना दोनों था। बीरबल ने किताब हाथ में ली और उसका मुखड़ा देखा। किसी तरह की गंध थी, धूप और मिट्टी की तरह, और उसके अंदर कुछ पुराने लोगों की हस्तियां गूंज रही थी। अकबर को आश्चर्य हुआ। यह किताब किसने लिखी? उसने पूछा। कोई बड़े हवाले से नहीं जानता था। पुस्तक के किसी पृष्ठ पर पुरानी भाषा में कुछ नाम दर्ज थे, पर वे अस्पष्ट थे। एक बूढ़े सचिव ने कहा कि यह किसी सूफी की पुस्तिका जैसी लगती है, ऐसी जिसमें जीवन के कड़वे सच लिखे होते हैं। पर बीरबल ने उसकी नजरों को और भी तीखा कर दिया। वह जानता था कि बाजार और दरबार दो अलग दुनिया हैं। जहां बाजार लालच और जरूरत की भाषा बोलता है, वहीं दरबार पब्लिक चकाचौंध में सच्चाइयों को छिपा देता है। उस किताब की अद्भुतियत सिर्फ यह थी कि उसकी सच्चाइयां आग से भी नहीं डरती थीं। लोगों में भय था कि अगर किताब जाली सच्चाइयों को उजागर करे तो दरबार के कई राज भी बाहर निकल जाएंगे। बीच में ही एक दिन दरबार में आग की अफवाह उठी। किसी ने कहा कि किताब में कुछ ऐसे राज हैं जिनको पढ़कर लोग विद्रोह कर बैठेंगे। किसी ने कहा कि यह किताब वरदान है। किसी ने कहा कि किताब को नष्ट कर देना ही बेहतर है। कुल मिलाकर किताब महज एक किताब न रही, यह उम्मीद, डर और प्रतिस्पर्धा का कारण बन गई। अकबर ने निष्कर्ष निकाला कि इसका निर्णय किसी निष्क्रिय सभा के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। उसने बीरबल से कहा कि वह इस किताब का परीक्षण करे, पर बिना किसी को बताए। बीरबल की जिज्ञासा अब किसी खेल जैसी नहीं रही। उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी जागी, किताब के सच को पहचानना और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसे सुरक्षित रखना। रात को बीरबल ने तख्त के पीछे एक छोटी सी सीट पर बैठकर किताब खोली। पन्नों ने ऐसे खुलना शुरू किया मानो वे पहले से जाग चुके हों। पहली पंक्तियों में उस किताब ने दुनिया के उन पहलुओं का वर्णन किया जो अक्सर लोग देखने से परहेज करते हैं: भूख, बेईमानी, अकेलापन और सबसे बड़ी बात, सच को दबाने की चाह। पढ़ते हुए बीरबल का मन कांप उठा। किताब में लिखी हर कहानी किसी न किसी सच्चाई का दर्पण थी। ऐसे लोग, ऐसी नीतियां, ऐसे भीतरी भ्रम जिन्हें लोग देखते पर सुनते नहीं थे। पर उस पुस्तक का असली जादू तब चमका जब बीरबल ने एक शेर पढ़ा। शेर ऐसा था कि उसकी धुन उनके दिल में बैठ गई। शेर कहता था कि सच्चाई को जितना दबाओगे,
वह उतनी ही ज्वाला बनकर भीतर गरजेगी। बीरबल समझ गया कि यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह चेतावनी देने वाली किताब भी है। पर चेतावनी किसके लिए? लोगों के लिए या जातिस्मों के लिए? उसकी समझ में सीमा धुंधली हो रही थी। अगले दिन बीरबल ने एक प्रयोग किया। उसने किताब के कुछ पन्ने सबसे भरोसेमंद लोगों को पढ़कर सुनाए, पर वह सुनाना नहीं चाहता था कि वह किस किताब के बारे में बात कर रहा है। उसने पन्नों की कहानियों को सामान्य जीवन की कहानियों के रूप में परोसा। किसानी की पीड़ा, एक बहन की हिम्मत, एक नौजवान की बेईमानी और एक बूढ़े शिक्षक की उदासी। लोगों की आंखों में पहले अदब, फिर चिंता और बाद में गहरी शांति उतरती। पर कुछ लोगों की आंखों में आग थी, वे लोग जो सच में डरते थे कि इन बातों का सार्वजनिक होना उनके सर पर तूफान ला देगा। बीरबल ने नोटिस किया कि जिन हिस्सों में सत्तासीन व्यक्ति स्वयं को असहज मानते थे, वे हिस्से सबसे ज्यादा सनसनी उत्पन्न करते थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि किताब का असली असर केवल उसकी सामग्रियों में नहीं, बल्कि लोगों के दिल पर पड़ने वाले दबाव में था। किताब सिर्फ वह भूमिका निभा रही थी जिसकी जरूरत किसी समाज को तब पड़ती है जब वह अपने भीतर के प्रश्नों से भाग रहा होता है। खबर फैलने लगी कि बीरबल किसी रहस्यमय किताब के संगीत से लोगों को बदल रहा है। कुछ ने माना कि यह किताब जादुई है, जो पढ़ी जाए वह सत्य को बल देती है और झूठ को भस्म कर देती है। इसी आशंका ने दरबार के कुछ लोगों को चिंतित कर दिया। जलने की अफवाहें, किताब के बारे में नफरत, उसकी नकल करने की आशा, सब एक साथ घर कर गए। एक रात कुछ गुनहगारों ने महल की पिछली खिड़कियों से चोरी छुपे जाकर किताब को जलाने की योजना बना ली। उनका मानना था कि अगर किताब को आग में गिरा दिया जाए तो उसके सारे खतरे खत्म हो जाएंगे। पर ऐसे लोग भूल गए थे कि किताब स्वयं आग से नहीं डरती थी, और यह भूल उनका सबसे बड़ा पतन बन गया। वो रात सब चुप थी, किसी को शोर सुनाई न दे रहा था। गुनहगारों ने हवा में धुआं पकड़कर किताब को एक बड़े चौके में फेंक दिया। आग के पहले फड़कते ही सबने सोचा कि अब किताब अंगारे बनकर रह जाएगी, पर आग ने किताब के ऊपर जाकर एक अजीब हरकत की, जैसे कोई पानी की बूंद ने आग को पकड़ा हो। पन्ने फड़फड़ाए पर राख नहीं बने, वे ऐसे ही ठहर गए अर्धभंवर में। किताब न बुझी न जली, वो सिर्फ झिलमिलाकर शांत हो गई। गुनहगार डर के मारे भाग खड़े हुए। खबर फैलते ही महल में हलचल मच गई। किताब ने आग से बचकर खुद को ऐसा प्रतिबिंबित किया कि हर किसी के मन में सवाल और भय दोनों घुलने लगे। अगले दिन अकबर ने बुलाया कि इस किताब का असली अर्थ निकाला जाए। कुछ लोगों ने उसे खतरनाक बताया, कुछ ने कहा कि इसे बंद कर देना चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह किताब उस आग का प्रतीक है जो सच के भीतर जलती है, और सच कभी मिटता नहीं। अगर हम इसे आग में फेंककर नष्ट कर देंगे तो सिर्फ वही आग हमारा पीछा करेगी, क्योंकि सच छिपाकर नहीं मरता। अकबर की आंखों में गंभीरता आई। वह समझता था कि बीरबल कहीं ऐसा संकेत दे रहा है जो उसके राज के मूल्यों को चुनौती दे रहा है। पर अकबर की सादगी भी थी। वह चाहता था कि राज्य की बुनियाद ईमानदारी पर खड़ी रहे। उसने फैसला किया कि किताब को दफनाना या जलाना ठीक तरीका नहीं होगा। उसे समझना होगा कि वह क्यों आग से अछूती है, और यह प्रश्न अकबर के शासन नीति का भी परीक्षा था। बीरबल ने उस किताब को महल की एक छोटी सी पुस्तकालय में रखने का प्रस्ताव रखा, पर शर्त ये थी कि वह किताब केवल उन्हीं के बीच पढ़ी जाएगी जो जनता के लिए काम करते थे, डॉक्टर, मास्टर, किसान प्रतिनिधि और दरबार के कुछ वफादार अधिकारी। उसका नारा था कि ज्ञान और सच का व्यापक होना चाहिए, पर वह खुली किताब की तरह जनता के बीच में बिखेरने से पहले जिम्मेदारी से परखा जाए। अकबर ने इसे मंजूर कर लिया, पर एक नई समस्या आ खड़ी हुई। किताब की आवाज बाहर हो गई थी। लोग उसके चमत्कार और रहस्य के पीछे दौड़ने लगे।
बाजार में किताब की नकलें बनकर बिकने लगी, पर वे नकली पन्ने थे, नकली अंतर्दृष्टि। सच्ची किताब की जगह भय और लालच ने ले ली थी। कुछ महीने गुजरे। बीरबल ने किताब के कड़वे सच को दरबार में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया, कभी एक नाटक, कभी एक लोक कथा और कभी एक खुली बहस के रूप में। उसने देखा कि जब सच को गरिमा और सहानुभूति के साथ रखा जाता है तो लोग उसे स्वीकार करते हैं, पर जब सच का प्रयोग निंदा या बदले की भावना में होता है तो वह समाज को और जख्मी कर देता है। किताब ने बीरबल को सिखाया कि ज्ञान का प्रभाव उसके वाहक पर भी निर्भर करता है। यदि वह अहंकार से पेश आए तो घाव बनता है, यदि सहानुभूति से आए तो मरहम बनता है। एक दिन किताब ने बीरबल के सामने एक पन्ना अपने आप खोल दिया, ऐसा पन्ना जिसमें बीरबल की अपनी कहानी की झलक थी। पन्ने पर लिखा था कि जिसने सच को बांधना चाहा, उसने स्वयं अपने हाथों को बांधा। बीरबल अटक गया। उसने महसूस किया कि किताब केवल दूसरों के पापों का दस्तावेज नहीं है, यह हर उस इंसान का दर्पण है जो अपने भीतर की सच्चाई से भागता है। उसने देखा कि उसने कितनी बार सत्ता और सम्मान के बीच समझौता किया था। कुछ सच छुपाकर उसने दूसरों की भावनाओं पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इस आत्म प्रकाशन ने उसे डरा दिया, पर साथ ही उसे बदलने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ किताब की मदद से कई पुराने दरारें भरी, कुछ राजी खुशी से सुधर गए, कुछ रिश्ते पुरानी तरह लौट आए, कुछ लोगों ने अपने अपराध स्वीकार कर इंसाफ करवा दिया। पर सबसे बड़ा परिणाम तब आया जब दरबार के एक बड़े अफसर ने अपनी दुनियादारी की कीमत चुकाई। उस अफसर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, पर किसी के पास ठोस प्रमाण नहीं थे। किताब ने उसके अंदर एक चोरी की कहानी बताई, कैसे उन्होंने गरीबों के लिए रखे अनाज की खेपें दूसरी जगह बेच दी थीं। बीरबल ने न तो हुकूमत से चिल्लाया न न्यायालय में तमाशा कराया। उसने अफसर को मौका दिया कि वह स्वयं सच कहे। अंततः उस अफसर ने अपने अपराध स्वीकार किए और जनता के सामने माफी मांगी। इस क्षण में लोगों ने महसूस किया कि किताब ने न केवल सच को छिपने नहीं दिया, बल्कि उसे सुधारने का रास्ता भी दिखाया। कई साल बीत गए। किताब अब महज एक वस्तु नहीं रही, वह समाज के भीतर चमकती चेतना बन गई, पर यह परिवर्तन धीरे और कठिनाइयों से भरा था। कुछ लोग अभी भी डरते थे कि सच का खुलना अनकही चोटें देगा। कहीं कहीं किताब की बातें गलत अर्थों में लोगों को बांटने के लिए उपयोग की गईं, पर बीरबल ने बार बार याद दिलाया कि ज्ञान की ताकत तभी सत्य साबित होती है जब उसका प्रयोग इंसानों की भलाई के लिए हो। वह बार बार यह कहता कि किताब भले ही जलती न हो, पर उसका असली असर तब दिखेगा जब वह लोगों के दिलों की आग को सही राह दे। आखिरकार एक शांत शाम आई जब अकबर ने बीरबल को अपने आंगन में बुलाया और कहा, तुमने एक किताब को संभाला और उससे समाज को कुछ दिया, पर क्या तुमने कभी सोचा कि ये किताब कब बनी और किसने इसे लोगों की आंखों में रख दिया होगा? बीरबल ने कुछ पल तसव्वुर किया, फिर बोला, जहांपनाह, किताब स्वयं किसी की देन नहीं है, यह अनगिनत लोगों की आवाज का संग्रह है। हर सच्चाई जो यहाँ लिखी है वह किसी के मुकद्दर का हिस्सा रही है और कोई नहीं चाहता कि उसकी कहानी दबे। इसीलिए यह किताब अपनी आग में नष्ट नहीं होती, क्योंकि आग भी उस आग का हिस्सा है। अकबर ने आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि सत्ताओं के साथ जो खेल खेला जाता है उसका असली मापदंड मनुष्यता ही है। उसने टोपी उतारी और कहा, तो हमें यह देखना होगा कि हम क्या छोड़ रहे हैं, सशक्तता या सहानुभूति। बीरबल ने मुस्कुराकर किताब को उठाया और धीरे से लाइब्रेरी के सबसे ऊंचे शेल्फ पर रख दिया, न कि छुपाकर, बल्कि इस विश्वास के साथ कि लोग जब भी तैयार होंगे वह किताब उनके लिए खुल जाएगी। उसने एक शर्त और रखी, किताब का प्रयोग हमेशा इंसानियत के हित में ही होगा, न कि किसी के राजनीतिक लाभ के लिए। समाप्ति के पन्नों पर उस किताब ने बहुत कुछ सिखा दिया,
कि सच को दबाने से पहले उसे समझना जरूरी है कि विवादों और भय के बीच सच्चाई का सही उपयोग समाज को जोड़ता है, न कि तोड़ता। बीरबल ने यह भी जाना कि कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी असाधारण क्यों न हो, उसका प्रभाव उस पर निर्भर करता है जो उसे पकड़े। किताब जलती नहीं थी, पर उसने लोगों के भीतर की आग को सही दिशा देना सिखा दिया। और यही बीरबल का असली इनाम था। उसने जनता को वह ज्ञान दिया जो किसी भी आग से बड़ा और टिकाऊ था। वह था सहानुभूति, सत्य, विवेक और ईमानदारी। कहानी का आखिरी दृश्य उस पुस्तकालय का है जहां बच्चे पंखों की तरह फैलते हुए पुस्तक को देखते हैं। बूढ़े शिक्षक वहां बैठकर उसकी बातें सुनाते हैं और बीरबल, वह मुस्कुराता हुआ बूढ़ा व्यक्ति, खिड़की के पास खड़ा होकर दूर तक देखता है। पुस्तक अब महज एक वस्तु नहीं रही, वह उन कहानियों की रोशनी है जो अंदर दबी हुई थी, रोशनी जो अब लोगों को डराने के बजाय उन्हें राह दिखाती है। और जब कभी कोई आग वहां भड़के, लोग किताब की तरह नहीं, पर किताब से सीखे हुए हिलमिलकर उस आग को बुझाते हैं, न केवल राख करने के लिए, बल्कि फिर से नया पर्वत चढ़ने के लिए। यदि आप चाहें, मैं अभी इसी शैली में कहानी को और भी आगे बढ़ाकर और घटनाएं, संवाद और दृश्य जोड़कर विस्तारित कर दूंगा। बीरबल और वो सवाल जो हर किसी ने टाला। किसी भी महान कथा की तरह यह कहानी भी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जिसे कोई सीधा सा जवाब देना नहीं चाहता था, न तो दरबार में बैठे लोग, न तो गांव के बुजुर्ग, और न ही उन दुकानदारों ने जो रोज सुबह दुकान खोलते ही अपने चेहरों पर मुस्कान जड़ लेते थे। सवाल सरल था, पर उसकी सादगी ही लोग सहन नहीं कर पाते थे। सवाल था, अगर तुम्हें सब कुछ छोड़कर सच बोलना पड़े, क्या तुम बोलकर अपना जीवन बदल दोगे या चुप रहकर वही राह चुनोगे जो आज चल रहे हो? यह सवाल हवा में कहीं ठहरा नहीं था। उसने जन्म लिया था एक अजीब घटना से। एक रात जब शहर में एक झोंका आया और उसके साथ कुछ पत्तियां और कुछ खुले पत्र उड़े हुए आए। उन पत्रों में से एक आया बीरबल के हाथ में। नहीं, वह पत्र किसी का था, न किसी गुप्त तंत्र का। वह एक साधारण लड़के का लिखा तख्ती जैसा था, जो पढ़ने में आसान पर अर्थ में गहरा था। उस तख्ती पर लिखा था, हम झूठ की रोजी रोटी में जीते हैं, पर हमारे घर में चुप्पी की आग जलती रहती है। क्या तुम सच बोलकर हमें जिंदा कर दोगे? बीरबल ने वह संदेश पढ़ा और उसे लगा कि यह सिर्फ किसी छोटे गांव का दर्द नहीं, यह समाज की थरथराहट थी। यह वही सवाल था जिसे हर कोई टाल रहा था। दरबार में जब बीरबल ने यह बात रखी तो अकबर की आंखों में वह चमक आ गई जो अक्सर किसी नई परीक्षा से पहले दिखती थी। तुम क्या करोगे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा और सुनूंगा, पर उसे छुपाकर नहीं रखूंगा। पर इसका एक नियम होगा, मैं किसी को बेइज्जत नहीं करूंगा, पर सच को दबाकर भी नहीं रखूंगा। अकबर ने उसे अनुमति दी, पर वह भी इस बात से अनजान था कि सच किस रूप में सामने आएगा। बीहड़ सवेरे बीरबल ने शहर की नाकलकीरें तय की। बाजार, मस्जिद के बाहर का चौक, नदी के किनारे की सड़ी हुई सीढ़ियां और उस गली के कोने जहां बूढ़े लोग बैठकर चाय पीते थे। उसने लोगों से कहा कि वह एक सवाल लेकर आया है और जो भी चाहे आकर जवाब दे सकता है। पहले लोग मजाक समझकर जाते रहे, पर लोग उसे स्वीकार करते हैं। पर जब सच का प्रयोग निंदा या बदले की भावना में होता है तो वह समाज को और जख्मी कर देता है। किताब ने बीरबल को सिखाया कि ज्ञान का प्रभाव उसके वाहक पर भी निर्भर करता है। यदि वह अहंकार से पेश आए तो घाव बनता है, यदि सहानुभूति से आए तो मरहम बनता है। एक दिन किताब ने बीरबल के सामने एक पन्ना अपने आप खोल दिया, ऐसा पन्ना जिसमें बीरबल की अपनी कहानी की झलक थी। पन्ने पर लिखा था कि जिसने सच को बांधना चाहा, उसने स्वयं अपने हाथों को बांधा। बीरबल अटक गया। उसने महसूस किया कि किताब केवल दूसरों के पापों का दस्तावेज नहीं है, यह हर उस इंसान का दर्पण है जो अपने भीतर की सच्चाई से भागता है।
उसने देखा कि उसने कितनी बार सत्ता और सम्मान के बीच समझौता किया था। कुछ सच छुपाकर उसने दूसरों की भावनाओं पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इस आत्म प्रकाशन ने उसे डरा दिया, पर साथ ही उसे बदलने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ किताब की मदद से कई पुराने दरारें भरी, कुछ राजी खुशी से सुधर गए, कुछ रिश्ते पुरानी तरह लौट आए, कुछ लोगों ने अपने अपराध स्वीकार कर इंसाफ करवा दिया। पर सबसे बड़ा परिणाम तब आया जब दरबार के एक बड़े अफसर ने अपनी दुनियादारी की कीमत चुकाई। उस अफसर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, पर किसी के पास ठोस प्रमाण नहीं थे। किताब ने उसके अंदर एक चोरी की कहानी बताई, कैसे उन्होंने गरीबों के लिए रखे अनाज की खेपें दूसरी जगह बेच दी थीं। बीरबल ने न तो हुकूमत से चिल्लाया, न न्यायालय में तमाशा कराया। उसने अफसर को मौका दिया कि वह स्वयं सच कहे। अंततः उस अफसर ने अपने अपराध स्वीकार किए और जनता के सामने माफी मांगी। इस क्षण में लोगों ने महसूस किया कि किताब ने न केवल सच को छिपने नहीं दिया, बल्कि उसे सुधारने का रास्ता भी दिखाया। कई साल बीत गए। किताब अब महज एक वस्तु नहीं रही, वह समाज के भीतर चमकती चेतना बन गई। पर यह परिवर्तन धीरे और कठिनाइयों से भरा था। कुछ लोग अभी भी डरते थे कि सच का खुलना अनकही चोटें देगा। कहीं कहीं किताब की बातें गलत अर्थों में लोगों को बांटने के लिए उपयोग की गईं, पर बीरबल ने बार बार याद दिलाया कि ज्ञान की ताकत तभी सत्य साबित होती है जब उसका प्रयोग इंसानों की भलाई के लिए हो। वह बार बार यह कहता कि किताब भले ही जलती न हो, पर उसका असली असर तब दिखेगा जब वह लोगों के दिलों की आग को सही राह दे। आखिरकार एक शांत शाम आई जब अकबर ने बीरबल को अपने आंगन में बुलाया और कहा, तुमने एक किताब को संभाला और उससे समाज को कुछ दिया, पर क्या तुमने कभी सोचा कि ये किताब कब बनी और किसने इसे लोगों की आंखों में रख दिया होगा? बीरबल ने कुछ पल तसव्वुर किया, फिर बोला, जहांपनाह, किताब स्वयं किसी की देन नहीं है, यह अनगिनत लोगों की आवाज का संग्रह है। हर सच्चाई जो यहाँ लिखी है वह किसी के मुकद्दर का हिस्सा रही है और कोई नहीं चाहता कि उसकी कहानी दबे। इसीलिए यह किताब अपनी आग में नष्ट नहीं होती, क्योंकि आग भी उस आग का हिस्सा है। अकबर ने आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि सत्ताओं के साथ जो खेल खेला जाता है उसका असली मापदंड मनुष्यता ही है। उसने टोपी उतारी और कहा, तो हमें यह देखना होगा कि हम क्या छोड़ रहे हैं, सशक्तता या सहानुभूति। बीरबल ने मुस्कुराकर किताब को उठाया और धीरे से लाइब्रेरी के सबसे ऊंचे शेल्फ पर रख दिया, न कि छुपाकर, बल्कि इस विश्वास के साथ कि लोग जब भी तैयार होंगे वह किताब उनके लिए खुल जाएगी। उसने एक शर्त और रखी, किताब का प्रयोग हमेशा इंसानियत के हित में ही होगा, न कि किसी के राजनीतिक लाभ के लिए। समाप्ति के पन्नों पर उस किताब ने बहुत कुछ सिखा दिया कि सच को दबाने से पहले उसे समझना जरूरी है कि विवादों और भय के बीच सच्चाई का सही उपयोग समाज को जोड़ता है, न कि तोड़ता। बीरबल ने यह भी जाना कि कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी असाधारण क्यों न हो, उसका प्रभाव उस पर निर्भर करता है जो उसे पकड़े। किताब जलती नहीं थी, पर उसने लोगों के भीतर की आग को सही दिशा देना सिखा दिया। और यही बीरबल का असली इनाम था। उसने जनता को वह ज्ञान दिया जो किसी भी आग से बड़ा और टिकाऊ था। वह था सहानुभूति, सत्य, विवेक और ईमानदारी। कहानी का आखिरी दृश्य उस पुस्तकालय का है जहां बच्चे पंखों की तरह फैलते हुए पुस्तक को देखते हैं। बूढ़े शिक्षक वहां बैठकर उसकी बातें सुनाते हैं और बीरबल, वह मुस्कुराता हुआ बूढ़ा व्यक्ति, खिड़की के पास खड़ा होकर दूर तक देखता है। पुस्तक अब महज एक वस्तु नहीं रही, वह उन कहानियों की रोशनी है जो अंदर दबी हुई थी, रोशनी जो अब लोगों को डराने के बजाय उन्हें राह दिखाती है। और जब कभी कोई आग वहां भड़के, लोग किताब की तरह नहीं, पर किताब से सीखे हुए हिलमिलकर उस आग को बुझाते हैं, न केवल राख करने के लिए, बल्कि फिर से नया पर्वत चढ़ने के लिए।
यदि आप चाहें, मैं अभी इसी शैली में कहानी को और भी आगे बढ़ाकर और घटनाएं, संवाद और दृश्य जोड़कर विस्तारित कर दूंगा। बीरबल और वो सवाल जो हर किसी ने टाला। किसी भी महान कथा की तरह यह कहानी भी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जिसे कोई सीधा सा जवाब देना नहीं चाहता था, न तो दरबार में बैठे लोग, न तो गांव के बुजुर्ग, और न ही उन दुकानदारों ने जो रोज सुबह दुकान खोलते ही अपने चेहरों पर मुस्कान जड़ लेते थे। सवाल सरल था, पर उसकी सादगी ही लोग सहन नहीं कर पाते थे। सवाल था, अगर तुम्हें सब कुछ छोड़कर सच बोलना पड़े, क्या तुम बोलकर अपना जीवन बदल दोगे या चुप रहकर वही राह चुनोगे जो आज चल रहे हो? यह सवाल हवा में कहीं ठहरा नहीं था। उसने जन्म लिया था एक अजीब घटना से। एक रात जब शहर में एक झोंका आया और उसके साथ कुछ पत्तियां और कुछ खुले पत्र उड़े हुए आए। उन पत्रों में से एक आया बीरबल के हाथ में। नहीं, वह पत्र किसी का था न किसी गुप्त तंत्र का। वह एक साधारण लड़के का लिखा तख्ती जैसा था, जो पढ़ने में आसान पर अर्थ में गहरा था। उस तख्ती पर लिखा था, हम झूठ की रोजी रोटी में जीते हैं, पर हमारे घर में चुप्पी की आग जलती रहती है। क्या तुम सच बोलकर हमें जिंदा कर दोगे? बीरबल ने वह संदेश पढ़ा और उसे लगा कि यह सिर्फ किसी छोटे गांव का दर्द नहीं, यह समाज की थरथराहट थी। यह वही सवाल था जिसे हर कोई टाल रहा था। दरबार में जब बीरबल ने यह बात रखी तो अकबर की आंखों में वह चमक आ गई जो अक्सर किसी नई परीक्षा से पहले दिखती थी। तुम क्या करोगे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा और सुनूंगा, पर उसे छुपाकर नहीं रखूंगा। पर इसका एक नियम होगा, मैं किसी को बेइज्जत नहीं करूंगा, पर सच को दबाकर भी नहीं रखूंगा। अकबर ने उसे अनुमति दी, पर वह भी इस बात से अनजान था कि सच किस रूप में सामने आएगा। बीहड़ सवेरे बीरबल ने शहर की नाकलकीरें तय की। बाजार, मस्जिद के बाहर का चौक, नदी के किनारे की सड़ी हुई सीढ़ियां और उस गली के कोने जहां बूढ़े लोग बैठकर चाय पीते थे। उसने लोगों से कहा कि वह एक सवाल लेकर आया है और जो भी चाहे आकर जवाब दे सकता है। पहले लोग मजाक समझकर जाते रहे, पर धीरे धीरे वह भीड़ बढ़ती गई जिसमें खेतीहर, दुकानदार, नौकर और कुछ ऐसी हंसमुख महिलाएं भी थीं जो अपने घरों के कामों से पल भर की राहत चाहती थीं। बीरबल ने प्रतिज्ञा याद दिलाई, कोई निंदा नहीं, केवल सुनवाई और कुछ जो भी जरूरत हो मदद। पहली कहानियां छोटी छोटी थीं। एक बेटे ने कहा कि वह अपने पिता से सच्चाई छुपाता था कि वह पढ़ना चाहता है, पर घर की जरूरतें उसे काम पर लगा देती हैं। एक और औरत ने कहा कि उसने अपने पति की बेरोजगारी छिपाई ताकि गांव में उसकी इज्जत बनी रहे। किसी व्यापारी ने कहा कि उसने कभी कभी सामान में मिलावट कर ली ताकि कीमत कम रहे, पर इससे कई घर बर्बाद हुए। हर कहानी के बाद लोग धीरे धीरे देखते कि सच बताने से कोई महाप्रलय नहीं हुआ, बल्कि एक तरह की राहत आई। पर सबसे बड़ा असर तब हुआ जब एक वृद्ध ने उठकर चुपचाप कहा, मैं वह हूँ जो झूठ बोलकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता आया हूँ। उसी सार्वजनिक मंच पर वृद्ध का नाम सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, उसकी मुस्कान के पीछे वर्षों की चालाकी छिपी थी। उसने स्वीकार किया कि उसने झूठे दस्तावेज बनाकर कई लोगों की जमीन हड़पी थी और आज उसके पास धन ही धन है, पर उसके घर में कोई नहीं था जो उससे प्यार करता हो। लोग चहकते थे, पर उनके भीतर एक साबुन सा फिसलता एहसास उठा कि वे भी उस वृद्ध की तरह सही गलत के बीच कुछ कर चुके हैं। बीरबल ने उस वृद्ध को दया से सहारा दिया। उसे कहा कि सच बताने का मतलब सजा नहीं, सुधार का रास्ता भी है। वृद्ध ने आंसू छलकाकर कहा कि वह अब वापस सब कुछ सुलझाना चाहता है, पर उसके पास तरीका नहीं था। बीरबल ने गर्दन हिला के कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी अब तुम्हें करना है, और अकबर के दरबार ने कुछ लोगों की मदद से असलियत की जांच करवाई और वृद्ध ने जो लूट लिया था उसे लौटाने के लिए पहल की।
यह वही मोड़ था जब सवाल का असर किसी का निजी धर्म बनकर सामने आया, पर हर कोई इतना सहज नहीं था। कुछ लोगों ने सवाल की हवा को खतरनाक समझा। एक संपन्न जमींदार, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे सैकड़ों लोगों की किस्मतें बंधी थीं, ने बीरबल को दरबार में तान दिया। उसने कहा, यह ऐसी चीज नहीं कि हर कोई खुलेआम अपने वैमनस्य और छोटे पैमाने के अपराधों को बताए। इससे समाज का ढांचा टूट सकता है। बीरबल ने जवाब में कहा, यदि ढांचा असल में झूठ और दबंगई पर टिका है तो क्या वह ढांचा बचने लायक है? जमींदार ने इसकी तलखी सहन नहीं की और उसने तेजी से कहा कि यदि अकबर ने मंसूबा बदला तो वह विद्रोह कर देगा। यह मोड़ बताता है कि सवाल टालने के पीछे केवल डर नहीं, स्वार्थ भी है। गांवों में जाकर बीरबल ने देखा कि सवाल का प्रभाव अलग था। यहाँ सच का प्रेम और झूठ का भय दोनों गहरे थे। एक माँ ने खुलकर कहा कि उसने अपने बेटे की पढ़ाई छिपाई थी क्योंकि वह चाहती थी कि बेटा खेतों पर रहे और परिवार की मदद करे, पर बेटा बताने पर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि वह पढ़कर गांव की भलाई करना चाहता है। बीरबल ने मदद की। छोटे छोटे पठन लेखन के व्यय निःशुल्क कराए गए और यह देखकर माँ की आंखों में राहत आई। पर वहीं दूसरी ओर कुछ युवा थे जो सच बोलकर समाज में अपनी जगह खो रहे थे। उसका कारण था कि सच बोलने पर सामाजिक अपमान मिलता था और लोग चुप रहना सीख चुके थे क्योंकि वही सुरक्षित था। बीरबल ने समझा कि केवल सच बोलना ही नहीं, समाज को सच के लिए सक्षम बनाना भी जरूरी है। एक ऐसे ही गांव की घटना ने सवाल की धार को और तेज कर दिया। उस गांव में एक साधारण सा स्कूल था, किंतु वहां का मुखिया, जो स्थानीय सरपंच भी था, वर्षों से भ्रष्टाचार करता आ रहा था। अन्न वितरण में कटौती, बेरोजगारों की सूची में नाम काटना और स्कूली किताबों की कमी छिपाना। एक दिन एक युवती, जिसका नाम नूर था, ने गांव की सभा में सब कुछ उघाड़ दिया। उसने कहा कि उसने अपने पिता के नाम से छोटी सरकारी राशि खोली देखी थी। नूर ने डरते डरते सच कहा और गांव वालों ने उसे तिरस्कार किया। कईयों ने कहा कि उसने गंदा खेल खेला है, कुछ ने कहा कि उसकी जगह घर में ज्ञान सीखने की है, न कि बहस करने की। पर नूर खड़ी रही। उसने अपने शब्दों से लोगों को जगाया। बीरबल ने संशय की जगह सहारा दिया। उसने नागरिकों से कहा कि वे सबूत की मांग करें और मिलजुल कर वे भ्रष्टाचार को बेनकाब कर सकते हैं। नूर की हिम्मत ने गांव में एक छोटी क्रांति जगा दी। उसका नतीजा यह हुआ कि महतारी बचत का एक समूह बना और सरपंच को हिसाब देना पड़ा। नूर के साहस ने यह दिखाया कि सवाल का सामना करना अकेले का काम नहीं, बल्कि सामूहिक स्वीकृति का काम है। पर सवाल का असली मर्म तब सामने आया जब बीरबल ने नगरी के अदालत में एक पुरानी परतफाड़ देखी। एक न्यायाधीश था जिसका भाई किसी बड़े व्यापारी का साथी था। उस न्यायाधीश ने अक्सर सियासत और मित्रता के दबाव में फैसला बदल दिया था। एक गरीब बुनकर, जिसका नाम गुलाम था, अपने हक के लिए आया पर न्यायाधीश ने उसकी बात टाल दी। गुलाम ने बीरबल से शिकायत की और कहा कि मैंने बार बार सच कहा, पर न्याय भी तो सच का ही नाम है। बीरबल ने न्यायाधीश से बात की और उसे याद दिलाया कि न्याय की बात करना किसी मजाक जैसा नहीं, यह जिम्मेदारी है। न्यायाधीश ने शुरुआत में कड़ा रुख दिखाया, पर जब गुलाम ने सबूत और लोगों की गवाही प्रस्तुत की तो उसकी आंखें थर-थर कांप उठीं। इस बार भी बीरबल ने संदेश दिया कि सच सामने आने पर उसे इज्जत देनी होगी। अदालत की सच्चाई ने समाज को यही बता दिया कि सवाल टालना न्याय को दबाने के बराबर है। एक शाम बीरबल ने खुद से पूछ लिया, क्या सवालों का सामना करना मात्र सच्चाई के लिए है या फिर किसी रिश्ते के लिए भी? वह अकबर के निकट बैठा और बताने लगा कि कई बार सच उम्र की तरह कठोर होता है, पर वह रिश्तों को नष्ट भी कर सकता है। अकबर ने कैसा सा उत्तर दिया। वह केवल बोला कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सच की नींव हो, वरना वे खमीर की तरह धीरे धीरे सड़ते हैं।
यह समझना आसान था पर पालन कठिन। बीरबल को एहसास हुआ कि हर सच्चाई का बोझ उठाने के लिए समाज को उपकरण और सहारा देना होगा, न कि केवल सजा का डर। वक्त बीतता गया और सवाल की गूंज दूर दूर तक फैल गई। कुछ लोग जो पहले सवाल टालते थे अब अपनी आंखों में मुस्कान लेकर सामने आ रहे थे, पर कुछ लोग और भी ज्यादा दबाव में आ गए क्योंकि उनका स्वार्थ टूटने को था। एक बड़े मामले में एक व्यापारी ने खुलकर कहा कि यदि सच आता है तो उसके व्यापार को नुकसान होगा और सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ पर बीरबल ने एक कड़ी सीख दी कि कभी कभी सच सामने आकर अस्थायी संकट लाता है, पर उससे आगे का रास्ता साफ होता है। उसने सुझाव दिया कि व्यापारियों और मजदूरों के लिए वैकल्पिक योजनाएं बनाई जाएं ताकि सत्य की कीमत केवल किस्मत करते लोगों पर न पड़े। कुछ ने उसे नाराजगी की नजर से देखा, पर अधिकतर ने उस विचार को सराहा। इसने दिखाया कि सवाल को नकारवट में न रखकर कार्यात्मक हलों से जोड़ा जा सकता है, तभी परिवर्तन टिकाऊ बनता है। कहानियां अनेक थीं। किसी ने अपने प्रेम का इजहार छिपाया हुआ माना, किसी ने झूठ से मिली संपत्ति लौटाई, किसी ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा। पर हर घटना का केंद्र वही सवाल था, क्या हम सच बोलने के लिए तैयार हैं? और धीरे धीरे समाज का उत्तर बदलने लगा। लोग अब सार्वजनिक बैठकों में सच को स्वीकार कर रहे थे, पर यह स्वीकार्यता सही नहीं थी। यह एक प्रक्रिया थी जहां सुनना, समझना और सहायता देना भी शामिल था। बीरबल ने सबको याद दिलाया कि सच बोलना केवल बहादुरी नहीं, यह प्रेम भी है, क्योंकि सच बोलकर हम एक दूसरे की जड़ों को मजबूत करते हैं। कहानी के अंत की ओर आते आते उस शहर की एक रात थी जब लोग पुराने झूठों को जलाकर राख कर रहे थे। बीरबल एक खिड़की से देख रहा था। बच्चे आग के चंदे पर नाच रहे थे और बूढ़े लोग मुस्कान भरी यादें गिन रहे थे। पर वह जानता था कि सवाल पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि हर समय किसी नए प्रश्न की उत्पत्ति होती है। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमने बहुत कुछ सुना और बदला, पर यह बदलाव केवल आज के लिए है। हमें इसे यथावत रखने के लिए निरंतर पुष्ट करना होगा। अकबर ने सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने उस सवाल को नहीं टालने दिया बीरबल। हम सबको यह सवाल रोज उठाने की जरूरत है, ताकि हमें हर रोज अपनी इंसानियत पर गौर करने का मौका मिले। और इस तरह उस सवाल ने शहर की नब्ज को बदल दिया। न यह कि सब कुछ एकदम बदल गया, पर यह कि लोग अब सवाल टालते नहीं थे, वे उसे सुनते, टूटते और फिर जोड़ते थे। बीरबल ने जाना कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हर किसी ने टालना पसंद किया, क्योंकि उनका सामना करने में मुश्किल होती है, पर टालने से उनका असर नहीं कम होता, वह गहरा होता जाता है। सवाल का असली जवाब सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने और फिर उसी सुनाई सच्चाई पर अमल करने में होता है। और जब वह प्रक्रिया शुरू होती है, तब एक समाज अपने भीतर के झूठों को, भय को और स्वार्थ को धीरे धीरे मिटाकर सत्य की ओर बढ़ता है। किसी भी कथा का एक अंत होता है, पर इसका मतलब विदा नहीं। बीरबल ने उस रात खामोशी से अपने तख्ते पर बैठकर लिखा, सवाल की हिम्मत करो, पर उसके साथ दूसरों को खड़ा करने की भी हिम्मत पक्का करो। यह वाक्य उसकी सबसे बड़ी सीख बनकर रह गया। और जब भी आप कभी उस शहर की गलियों से गुजरें, तो सुनिए, कहीं से कोई बचपन की हंसी कहेगी, कहीं से कोई बूढ़े का गीत याद दिलाएगा, और बीच में शायद आप उस सवाल की हल्की सी गूंज भी सुन लेंगे। वही सवाल जो कभी हर किसी ने टाला, पर जिसे अब कुछ लोग हर रोज उठाकर अपने बीते कल और आने वाले कल दोनों की मरम्मत करते हैं।